चाकर गाथा भाग 4। रसोई घर में शिशु की माँ खाना लिए बैठी थी। वो मंगला से कहती है, दीदी आज मालिक ने खाना कैसे नहीं मंगवाया। मंगला अपने मन से आज खाना बना रही थी। शिशु की माँ ने फिर कहा, आज मालिक तथा मालकिन में कमरे के भीतर ऐसी क्या बातें हो रही हैं जो न खाना न पीना। जत्ताराम बाबू ने कहा, भगा दो भूषण इन्हें यहाँ से। हाँ हाँ, ये लोग पता नहीं कहाँ से आए हैं, पता नहीं कहाँ से चले आए मरने को। इन्हें पता है ना शहर है यहाँ, अतः भिन भिनाते हुए चले आए। आगे जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, भागो यहाँ से। नफर को वे सब बातें याद नहीं हैं। वो उस वक्त बहुत छोटा था, 1.5 या 2 साल का रहा होगा। यहाँ से पैदल चलते चलते गंगा किनारे यात्रियों के विश्राम करने के घर में जाकर उन लोगों ने बहुत देर विश्राम किया था। दिन पूरा बीतने को आया। अब वे कहाँ जाएं उनकी समझ में नहीं आ रहा था। उस आदमी ने जो बच्चे को साथ लाया था, लड़के को 1 पैसे की लेमन जूस खरीद दी थी। लड़के ने लेमन जूस चाट चाट कर जीभ लाल कर ली थी। उसके बाद भूख से छटपटा कर पता नहीं वो कब सो गया। मालिक ने 2-1 बार बाहर उन्हें देखने के लिए आदमी भी भेजे। पेमन से बोले, जा देख कर तो आ, काशी से कोई आया या नहीं, साथ में एक छोटा लड़का भी होगा। पेमंत ने लौट कर बताया, जी अभी तक तो कोई नहीं आया। 2 बार फिर भेजा था पेमंत को। 2 बजे तक देखा लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद अनुष्ठान शुरू किया गया। कुल पुरोहित ने अनुष्ठान की क्रिया आरंभ कर दी। हवन हुआ, यज्ञ हुआ। मालिक एवं मालकिन ने गठजोड़े सहित संतान गोद ली। छोटा प्यारा सा लड़का। मुंडन भी करवाया। अनुष्ठान के अंत में मालकिन ने उसे अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथ से खाना खिलाया। सब काम निमट जाने के बाद मालिक बाहर आए। जत्ताराम बाबू और दुलार बिहारी बाबू इतनी देर तक उनके इंतज़ार में बैठे थे। दोनों ही बोले, आपने बहुत अच्छा किया मालिक, जो बेटा गोद ले लिया। भला संतान बिना भी घर कोई घर है, बहुत अच्छा किया। संतान का नाम रखा गया सुवर्ण नारायण, कुल पदवी सेन, यानी सुवर्ण नारायण सेन। जत्ताराम बाबू बोले, अब एक दिन भोज का आयोजन हो जाए मालिक। सेन वंश को वंशधर प्राप्त हुआ है तो इस खुशी में आत्मीय जन भी क्यों ना हिस्सा बटाए। आखिर यही तय हुआ कि किसी भोज का आयोजन भी किया जाए। उस दिन आत्मीय स्वजन अभ्यागत किसी को भी निमंत्रण करना बाकी नहीं रखेंगे। उस दिन सभी नई संतान का मुंह देख उसे आशीर्वाद देंगे। लेकिन अचानक ही शाम को मालिक बाहर निकले और उनके बाहर आते ही कोई उनके सामने आ खड़ा हुआ। मालिक ने सोचा शायद कोई भिखारी होगा, लेकिन उस व्यक्ति ने झुककर मालिक के चरण स्पर्श किए। कौन? हुजूर, मैं काशी से आया हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनते ही मालिक एकदम परेशान से हो उठे। लाए हो? जी हुजूर, ये देखिए, इसका नाम नफर है। हाथ पकड़ बच्चे को अपने सामने खड़ा किया मालिक ने। क्या नाम रखा है? जी हम लोग तो इसे नफर कहकर पुकारते हैं। नफर? इतनी देर क्यों हुई? जी मैं तो पहुंच गया था सुबह ही, पर उस वक्त आप व्यस्त थे। मैं अभी दोबारा आया हूं आपके घर। इस बीच नफर मालिक के कोट के बटन से खेलने लगा था। मालिक ने बच्चे के गालों की चुटकियों में लेकर हौले से दबाया। फिर बोले, बहुत चंट हो गया दिखता है ना? जी हाँ मालिक, बहुत चालाक हो गया है। इसकी शैतानी से तो सभी परेशान हैं। देखिएगा बड़ा होकर कैसा बुद्धिमान होगा। अच्छा अब तुम जाओ, कहकर खजांची खाने से सरकार बाबू से 500 रुपये लिए। रुपये लेकर उस व्यक्ति को दे दिए। अब सब चुकता हो चुका है। सरकार बाबू ने पूछा, हुजूर ये रुपये किसके नाम लिखूं? जिस पते से मनी ऑर्डर द्वारा काशी रुपये भेजते जाते थे, उसी दुर्गा मंदिर के नाम खर्च पर लिख दीजिए। सरकार महाशय मंदिर के पते पर अब तक हमेशा रुपया भेजते आए हैं। मालिक के खर्चे से काशी में दुर्गा मंदिर का संस्कार हो रहा है। उसी खर्चे में 500 रुपये और जुड़ गए। अब अगले महीने से रुपये भेजने की आवश्यकता नहीं है। आखिरी किश्त थी ये, समझे? उसके बाद मालिक अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहे। अब घर में नई संतान आ चुकी थी। उसी की देखभाल में सभी व्यस्त रहने लगे। देखना लड़के को कहीं ठंड न लग जाए। कभी लड़का अचानक ही रो पड़ता, बस मालकिन एकदम नाराज़ होकर आवाज़ लगाती, अरे सिंधु, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? नफर ने मारा है माँ जी। नफर? कौन है नफर? जी एक लड़का है, पता नहीं कहाँ से आ गया इस घर में।
मदाएं खाने में वो रहता है और मुन्ना बाबू के साथ खेलता रहता है। तो तुम लोग किस लिए हो फिर? ज़रा भी संभाल नहीं रखती, चाहे जो आकर मारपीट कर जाता है। और दरअसल रोज़ रोज़ की इसी चक चक से मालिक का शरीर टूट गया। इस घुटन से बचने के लिए वो इधर उधर घूम फिर कर अपना समय गुजारते थे। कभी यार दोस्तों को लेकर बाग वाली हवेली में चले जाते थे, पर फिर भी उनके हृदय को किसी प्रकार की शांति नहीं मिलती। भांग पीना बनारस में ही शुरू किया था, पर यहाँ आकर वह उनसे छूटी नहीं, बल्कि व्यसन बन गई। माँ जी हमेशा शिकायत करती रहती, आप तो लड़के पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते, उसके पढ़ने लिखने का कोई इंतज़ाम नहीं करते, आखिर उसे मूर्ख रखने का इरादा है क्या? अभी से ही पढ़ाई लिखाई क्या करेगा ये? अरे अगर अभी से ध्यान ना दिया तो वो कुछ भी ना सीख पाएगा। आप एक अच्छा मास्टर रख दीजिए ना उसके लिए। मास्टर अपने जतारण बाबू बहुत अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं, बीए पास हैं वो। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, तब तो फिर वो दोनों एक साथ उन्हीं से पढ़ लिया करेंगे। ये दो जनों की बात कहाँ से उठी? और दूसरा कौन है? मुन्ना और नफर? ओह, मेरे बेटे के साथ नफर पड़ेगा? कहाँ का है, कौन है, जिसका कुछ अता पता नहीं, उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर इतना सरदर्द क्यों हो रहा है आपको? मैं पूछती हूँ कौन है ये? पर मालिक इस प्रश्न का जवाब हमेशा टाल जाते। जब मुझ पर उसकी जिम्मेदारी आ ही पड़ी है तो क्या बुरा है अगर वो भी मनुष्य बन जाए? कौन है, इससे क्या करना है? छोटेपन से ही नफर बहुत जिद किया करता था। चीख कर, चिल्ला कर, उधम मचा कर पूरे घर को सर पर उठाए रखता था। वो कहता, उसके लिए जूते मंगवाए हैं तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं मंगवाए? खजांची बाबू को उसकी इन बातों पर बहुत गुस्सा आता। उसके लिए जो जो चीज़ें आएंगी वो ही तेरे लिए आनी आवश्यक है क्या? आखिर तू है कौन? मैं कुछ भी नहीं हूँ। मालिक के कानों तक भी यह शोरगुल पहुँचे बिना नहीं रहता। वो कहते, जब मुन्ना के लिए जूते आए हैं तो फिर इसे भी क्यों नहीं मंगा कर दिए? अंतिम दिनों में वे बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, पर सुनते सब कुछ रहते। जब घुटन सह नहीं पाते तो खजांची बाबू को अपने पास बुलवाते और कहते, वो जो कुछ मांगे वो सब कुछ उसे आप मंगवा कर देंगे, समझे ना? जी जी हुजूर, मुन्ना बाबू की बराबरी करता है वो हर बात में। मार्किंग के हुक्म से रोज़ नई नई चीज़ें आती बाजार से। आज गाड़ी, कल खिलौने, तो परसों कपड़े लत्ते आते ही रहते। मुन्ना बाबू के लिए किसी वस्तु की कसर नहीं रहती थी, पर नफरत देखते ही छीन लेता। सिंधु देखती तो चिल्लाती, ए छोकरे, भाग यहाँ से, निकल, निकलता है नहीं? क्यों क्यों निकलूं? निकलेगा नहीं तो क्या यहीं खड़ा रहेगा? भाग यहाँ से, मुन्ना बाबू खाना खाएंगे। मेरी इच्छा, मैं जाऊं या रहूं, तेरा क्या आता जाता है इसमें? मुन्ना खाएगा तो मैं नहीं खाऊंगा क्या? मुझे जैसे भूख ही नहीं लगती। सिंधु आश्चर्य सहित अपने गाल पर हाथ रखकर कहती, हाय राम, और सुनो इस छोकरे की बातें। भूख लगी है इसे। अरे भूख लगी है तो रसोई घर में क्यों नहीं जाता? फिर मुन्ना ही यहाँ क्यों खाएगा? वो तो इस घर का मालिक का लड़का है। पर तू कौन है रे छोकरे, जो मुन्ना बाबू की बराबरी करता रहता है? अब नफल को बहुत जोर का गुस्सा आ जाता। वो सब तो बात की बात है, पर तू मुझे छोकरा छोकरा क्यों कर रही है री छिनाल? इतना कहकर झट चिकोटी काट कर नफर वहां से 9-2-11 हो जाता। पर मालिक की मृत्यु के बाद तो नफर की जिद सीमा से बाहर हो गई। बात बात में गुस्सा हो जाना, रोना। मुन्ना स्कूल जाता है तो वो भी जाएगा, ये जिद करता। मुन्ना बाबू को जतारण बाबू पढ़ाते हैं तो नफर भी उनसे पढ़ेगा। मुन्ना बाबू तब छोटे ही थे। उन्हीं दिनों एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ लिए। झगड़ा भी जोरदार ही हुआ। लट्टू के लिए हुई लड़ाई। नफर मुन्ना बाबू का लट्टू चुराकर भाग निकला था। मुन्ना बाबू जब उसके पास जाकर अपना लट्टू वापस मांगने लगे तो उसने तान कर एक घूसा दे मारा। बस फिर क्या था, मुन्ना बाबू ने तो रो रो कर सारा घर सर पर उठा लिया। क्या हुआ है रे, क्या हुआ? घर के सभी लोग दौड़ पड़े नफर के कमरे की तरफ। मुन्ना बाबू की नाक से खून बहने लगा था। हाय राम, किसने मारा है रे, किसने मारा है मुन्ना को? मैंने, नफर ने निडरतापूर्वक कहा। तूने? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुन्ना बाबू पर हाथ उठाता है? कहकर किसी ने चटाक से एक चांटा नफर के गाल पर जड़ दिया और बहुत ही लाड़ से ही मुन्ना बाबू को गोद में उठाकर ले गया। पर नफर जरा भी रोया नहीं।
वह गुमसुम कुछ देर बैठा रहा। उसके बाद सीधा रसोई घर में गया और तेज स्वर में बोला, ए शीशु की माँ, भात दो, मुझे भूख लगी है। अपना सारा आक्रोश वह जैसे भात खाकर ही भुला देना चाहता है, पर शीशु की माँ भी उसे डांट देती है। भाग यहाँ से, सुबह सुबह भात बनाकर रख छोड़े हैं तेरे लिए, भाग, बाद में आना। उसके बाद दिन यूं ही गुजरते रहे, यहाँ तक कि बड़े बाबू यानी मुन्ना बाबू की शादी भी हो गई। नई दुल्हन आई घर में। फिर बड़े बाबू बुजुर्ग होते गए, साथ ही उनका शरीर भी भारी पड़ता गया। जब तारण बाबू बराबर आते रहे बड़े बाबू से बात करने के लिए। निःशब्द एवं निर्विवाद इतना सारा बदलाव कब कैसे आ गया, इस और किसी का भी ध्यान नहीं गया, यहाँ तक कि नफर का भी नहीं। नीचे तल्ले की अंधेरी कोठरी में पड़े पड़े न जाने किस सुराग से होकर उसके सभी अधिकारों की अनिवार्यता तक निशेष हो गई। इस पर भी अब नफरत दिमाग नहीं खपाता था। अब तो बस बड़े बाबू कभी कभी बुला लेते हैं, बस वही एक तृप्ति है मन में। कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता हुआ जाकर कुछ क्षणों के लिए पुराने दिनों के कुछ अंशों को फिर से जी लेता था। अब कोई भी ये नहीं पूछता था कि वो कौन है। अब वह रसोई घर में जाकर झगड़ा भी नहीं करता। अब कभी नहीं कहता, मुझे मछली क्यों नहीं मिली, क्या मैं इस घर पर कोई नहीं हूँ। अब तो नफरत चुपचाप भात खाकर चुपचाप अपनी कोठरी में जाकर सो रहा रहता है। उसके बाद उसे ज़रा भी याद नहीं रहता कि कहाँ बड़े बाबू हैं या उसके कपड़े लत्ते बने हैं या नहीं। इन सब बातों का उसे ज़रा भी ख्याल नहीं रहता। सिर्फ छत से लटकी एक छिपकली अपनी लाल आंखों से नफर को घूरती रहती और छत के नीचे नफर खराटे भरता सोता रहता। ये सब पुरानी बातें हैं। वर्तमान सेन वंश के बांध कर रखे काल पृष्ठों को यदि आज भी खोलकर देखा जाए तो ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। 18वीं शताब्दी के पहले से शुरू कर इस 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक की बहुत सी निंदा, लांछन, बदनामी अदृश्य फलक पर लिखे मिलेंगे। पर ये सब अब कोई भी नहीं जान पाएगा। अब ये सब जानना ना तो किसी के लिए उचित ही है और ना ही आवश्यक। सिवाल जमे इस मकान को सामने खड़े ही देखने भर से कुछ समझ में नहीं आता। वह सारी बातें तो तब की हैं जब इस मोहल्ले में और कोई मकान नहीं था। सिर्फ यही अकेला मकान अपनी शान में अकड़ा रहता था। अब तो इस मोहल्ले में सामने एवं पीछे की तरफ बहुत से मकान बन चुके हैं, पर पहले इस मकान के अगल बगल खाली मैदान सा था। उन दिनों इस मकान की अभिजात्यता मौजूद थी। लोग इस घर के बाशिंदों का आदर किया करते थे, उनसे भय खाते थे, साथ ही मन में भक्ति भी थी इन लोगों के प्रति। अब तो आसपास के मकानों में सुबह शाम रेडियो की आवाज़ें सुनाई पड़ती रहती हैं, कारें आती जाती रहती हैं, कितने ही किराएदार भी आ गए हैं। अब तो अगर पतंग उड़ते उड़ते इस मकान में आ गिरती तो लड़के लोग बिल्कुल निर्भीक हो इस मकान में घुस जाते हैं। दरबान भी अब बच्चों को कुछ कहता सुनता नहीं है। अब यह तो सब जानते हैं कि यह मकान किसी बड़े आदमी का है, पर यह किसी को भी पता नहीं कि इसके भीतर कितने लोग रहते हैं, वे लोग क्या काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है, उसका आधार क्या है, वे लोग किस उम्मीद के सहारे जीवित हैं। लेकिन आज मोहल्ले के सभी लोग उमड़ पड़े इस मकान के सामने। इतने दिनों तक विशेषतः किसी का इस ओर ध्यान नहीं जाता था। विराट हवेली थी, सामने की तरफ के खिड़की दरवाजे अक्सर बंद ही रहते थे। मकान के सामने गाड़ी खड़ी करने वाले बरामदे पर खड़ा नीम का पेड़ अपनी घेर घुमेर छाया लिए एक ज़माने से आंधी, पानी, तूफान आदि निर्विरोध सहता रहा है। दीवारों पर जमी सिवाल पर कितने ही लता पत्ते उग उग कर जंगल सा बन गया है। लोग बाग समझते थे कि इस घर में रहने वाले लोग असभ्य हैं, क्योंकि उन लोगों को कोई कभी भी नहीं देख पाता। यहाँ तक कि इस घर में रहने वालों को देखने की कोशिश अगर सूर्य या चंद्रमा भी करें तो उन्हें भी हार माननी पड़ेगी। पर आज अब कुछ भी अनजाना नहीं रह पाएगा।
ऐसा लग रहा था कि मानो आज सारे रहस्य खुल जाएंगे। सामने वाली चाय की दुकान वाला लड़का भी दौड़ा आया है। धोबी पाड़े से भी दो एक जने भागकर घटनास्थल पर आ पहुंचे। मकान के सामने से खाली रिक्शा गुजर रहा था। उस रिक्शे का चालक भी भीड़ देखकर वहीं ठिठक गया। वह लोगों से पूछने लगा, क्या हुआ बाबू? मकान के भीतर रहने वालों की दिनचर्या भी मानो एकदम उलट पुलट हो गई। बड़े बाबू का कमरा खाली पड़ा है। खास सेवक पांचू भी घोड़ा गाड़ी की छत पर बैठे बड़े बाबू के साथ ही चला गया है। उस ओर से कोई समाचार नहीं है। रोज की तरह कितनी ही रात रहते फूलमणि ने जल्दी उठकर मदान खाने के बर्तन मांजे हैं। पेमंत ने सीढ़ी के दरवाजे को खोला है। सिंधुमणि बरामदे में पड़ी सो रही थी। नल के नीचे हो रही बर्तनों की खटापटा से उसकी नींद टूट गई और वो हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और जल्दी जल्दी मालकिन के कमरे की तरफ भागी। उसने देखा कि मालकिन अभी तक जागी नहीं थी और उन दिनों तो सिंधुमणि ही जनान खाने में सबसे पहले जागा करती थी। हाँ, कुंजबाला बहुत देर से उठा करती थी। वो नींद की बहुत पक्की थी। सिंधु ने ये बात मालकिन से सुनी थी। कुंजबाला जब मालकिन के साथ काशी गई थी तब वह वहाँ रात दिन सोती ही रहती थी। एक दिन अनजाने में बड़े बाबू की ठोकर लग गई थी। तब से हमेशा वह माँ जी के कमरे में फर्श पर ही सोया करती। जब माँ जी बीमार हो गई थी तो उसे रात दिन मालकिन की सेवा करनी पड़ती थी। फिर तो उसे अक्सर ना दिन में सोने का वो मिलता ना रात को। एक दिन कुंजबाला ने कहा, बताते हैं कलकत्ता जाकर मन भर कर सोऊंगी। और शायद कुंजबाला की सोने की उसी आदत के चलते ही ऐसा सर्वनाशिक कांड घटित हो चुका था। सिंधुबाला ने पूछा था, कौन सा सर्वनाश कांड दीदी? तुझे कोई मतलब नहीं है ये सब सुनने का? क्यों, सुनने से क्या होगा दीदी? उस समय बहुत रात थी। दोपहर के वक्त मालिक ने काफ़ी मात्रा में भांग चढ़ा ली थी। उसी के नशे में वे पूरे दोपहर एवं अपराह्न तक ऊँघते रहे थे। अपराह्न तक मालकिन कुछ ठीक ठीक ही थी, लेकिन आधी रात को माँ जी अचानक ही कैसे ही तो करने लगी थी। उनके चेहरे और आंखों के भावों से उनकी हालत चिंताजनक लगी। कुंजबाला ने जल्दी से खास सेवक को पुकारा, सुन रहे हो ए? बहुत आवाज़ देते देते मालिक महाशय का खास सेवक किस प्रकार उठा। जल्दी से बड़े मालिक साहब को उठा। माँ जी कैसे कैसे पता नहीं अजीब सा हरकतें कर रही हैं। मालिक तो सो रहे हैं, कैसे उठाऊं उन्हें? उसकी बात सुनकर कुंजबाला को बहुत जोर से गुस्सा आया। तू जगा तो सही, मुंह जले, बोल, माँ जी की तबीयत ज़्यादा खराब है। इधर तो माँ जी की हालत एकदम खराब होती जा रही थी। पुतलियाँ मानो उलट कर ही रह जाएंगी। और उधर बगल के कमरे में मालिक का कहीं पता ही नहीं था। कमरे में बिस्तर बकायदा बिछा हुआ था, पर बिस्तर पर मनुष्य मात्र का नामो निशान नहीं था। खास सेवक मालिक को इधर उधर ढूंढने लगा। उसने सोचा नशे की धुन में मालिक कहीं चले तो नहीं गए। गंगा की ओर का दरवाज़ा तो बंद कर दिया था, पर वह ज्यों का त्यों बंद ही था। बरामदे में भी इस कोने से उस कोने तक छान मारा, पर वे कहीं नहीं थे। आखिर बड़े बाबू गए कहाँ? उन दिनों की बातें वे ही लोग जानते थे जो वहाँ मौजूद थे। डॉक्टर चौधरी ने कहा था, जो कुछ करना है जल्दी कीजिए, देर करना अच्छा नहीं। इधर चौधरी ने मंगला को भली भांति देखा। उस वक्त बेचारी मंगला डरी हुई बकरी की तरह थर थर काँप रही थी। शरीर से पानी की तरह पसीना बह रहा था उसके। बगल में खाट पर मालकिन का शरीर निर्जीव सा पड़ा था। डॉक्टर चौधरी ने जरा सा खून लेकर परीक्षण किया। उन्होंने परीक्षण में क्या देखा क्या नहीं, ये तो वही जाने। गुरुदेव ने मालिक को ओट में बुलाया, फिर बोले, एक वंश के खून में दूसरे के खून का सम्मिश्रण होने में शास्त्रीय बाधा विरोध अर्चन कहती है, पहले से दूर करना पड़ेगा। बताइए गुरुदेव, उसे किस प्रकार दूर किया जाए? उपाय तो है, अगर आपको आपत्ति ना हो तो। क्या उपाय है? मुझे तो किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होगी। उस रात क्या हुआ? भाग्य के उस अमोघ निर्देश में भाग्य देवता का शायद गंभीर उद्देश्य निहित था। उस दिन मालिक महाशय खुद कल्पना भी नहीं कर पाए थे शायद कि उनके उस रात के कृत्य का फल किसी दिन इतना कष्टदायक होगा। मालकिन की वह रात किस प्रकार कटी, ये भगवान ही जानता है। गुरुपुत्र अधिक देर नहीं रुके। उनकी ट्रेन शाम को पहुंचने की बात थी, पर लेट होने के कारण पहुंची रात 10 बजे और सुबह ही वह वापस जाने वाले थे। वे माँ जी से बोले थे, मैं अधिक देर यहाँ नहीं रुक सकता,
मुझे हर हालत में सुबह जाना ही पड़ेगा। आगामी सोमवार अर्धोदय योग पड़ रहा है। उस वक्त मेरा काशी में मौजूद रहना अत्यंत आवश्यक है। पिताजी का क्रियाक्रम आदि सब बाकी पड़े हैं। माँ जी अपने गुरुपुत्र के कदमों में लौट गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसी रात मालिक नई धोती नया कुर्ता पहनकर तैयार हो गए। मंगला ने भी बनारसी साड़ी पहनकर घूंघट निकाल लिया। उस घर से दूर एक और घर में सारे अनुष्ठान का आयोजन पूरा किया गया। वहाँ मंगला को भी ले जाया गया। उस वक्त रात बहुत बीत चुकी थी। पुरोहित ने मंत्रोच्चारण किया। ओम यद्देत हृदयम तव तदस्त हृदयम मम, यद इदम हृदयम मम तदस्तम हृदयम तव। बड़े मालिक ने मंत्रोच्चार इस प्रकार किया। प्राणैस्ते प्राणान सद्धामि अस्थिरभिर, स्थिनी मानसे मासानि त्वचा त्वचम। यानी प्राण प्राणों से, अस्थि अस्थि से, मांस मांस से और चर्म चर्म से एकाकार हो जाए। गोत्रांतर पहले ही हो चुका था। उसके बाद हुआ विवाह, विधवा विवाह। काशीधाम देवताओं का धाम है। शास्त्रीय विधान मानकर और माँ जी को पूर्ण जीवन प्रदान करने हेतु ये विवाह किया गया। ये वैध है, इसमें कोई बुराई नहीं। इस कर्म में देवताओं की वर्जना भी नहीं है, बल्कि सम्मति ही है, जिस पर गुरुदेव का समर्थन भी है। पर यह बात किसी को भी मालूम नहीं होनी चाहिए, मालिक ने कहा। सिर्फ एक रात की बात थी, अतः दुनिया वालों के अनजाने में सारे समाधान हो गए। कोई भी नहीं जान पाया। सभी अनुष्ठान पूरे कर मंगला यथारीति वापस चली आई। बनारसी साड़ी भी उतार दी थी उसने। मंगलसूत्र एवं सिंदूर भी उतार धो पोंछ डाले। डॉक्टर चौधरी ने उसके शरीर में सुई घुसा दी। डर के मारे घूंघट की ओट में ही शायद एक बार मंगला कांप उठी थी और फिर उसी क्षण वह वहीं बेहोश हो गई थी। उसके बाद सिर्फ एक या दो बार की बात नहीं है, ना जाने कितनी बार खून लिया गया, फिर भी माँ जी ठीक नहीं हुई। पर जब बहुत रात हो जाती थी तब मालिक पता नहीं कहाँ गायब हो जाते थे। गहरी रात हो जाती तब मालिक के लिए पालकी आया करती थी। भोर होने को होती तब वे वापस लौट आते। तब फिर डॉक्टर आता और मालिक मालकिन की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करते। दोपहर के वक्त मालिक को बहुत गहरी नींद आती। करीब अपराह्न 4 बजे वे उठते। उस वक्त खास सेवक उनके लिए भांग का शरबत और तंबाकू तैयार रखता था। पर मंगला को दिन में काम करते वक्त बहुत ऊँघ हो जाती थी। कुंजबाला पूछती, तुझे क्या होता जा रहा है री? बैठी बैठी ऊँघ रही है। एक दिन मंगला ने उसके पाँव पकड़ लिए कसकर। मैं अब जीवित नहीं रह सकती दीदी, मेरा सर्वनाश हो गया। क्यों, क्या हुआ? दूसरे दिन ही पता नहीं मालिक मंगला को कहाँ ले गए। कहा कि दुर्गा मंदिर में प्रसाद बनाने का काम है, अतः मंगला कुछ दिन वहीं रहेगी। घर का खाना बनाने के लिए किसी और का इंतज़ाम हुआ। काशी का हिंदुस्तानी ब्राह्मण था वह। रसोई अच्छी बनाता था वह, पर मिर्च मसाले अधिक डालता था। पर उपाय ही क्या थे? उससे ही किसी प्रकार कार्य चलने लगा। कुंजबाला इतना ही जानती थी कि मंगला दुर्गा मंदिर का प्रसाद बनाने के लिए ले जाई गई है, और लोगों को तो इतना भी नहीं पता था। मालकिन की तबीयत उस समय तक भी ठीक नहीं हुई थी, पर धीरे धीरे उनकी दशा में सुधार आने लगा। तब तक 1.5 साल का समय गुजर चुका था। एक दिन उन्होंने कुंजबाला से पूछा, कुंजबाला जल्दी से माँ जी के मुंह के पास झुककर बोली, कहिए मालकिन, तेरे मालिक साहब कहाँ हैं? बुलाऊं क्या? मालिक तंबाकू पी रहे हैं। हाँ, ज़रा पानी तो पिला। अब कैसी हैं आप माँ जी? तबीयत ठीक नहीं लग रही। एक दिन मालकिन ने कहा, अब तो दवा पीने में अच्छी नहीं लगती। दवा पी पी कर उनको दवाओं से नफरत सी होने लगी थी। चेहरा बहुत ही कमज़ोर दिखाई देता था। पहले तो वो किसी को पहचान ही नहीं पाती थी। मालिक पास आते तो पता नहीं क्या क्या प्रलाप करने लगती। सर ढकने तक का होश नहीं रहता था। जो माँ जी मालिक का चरणामृत लिए बिना किसी दिन जल तक ग्रहण नहीं करती थी, उन्हीं माँ जी की कैसी मति मारी गई थी। दवा मुंह के करीब ले जाते ही जोर से दांत भींच लेती। अगर शरीर की ताकत लगाने में समर्थ हो पाती तो धक्का देकर दवा गिरा देती। उस समय घर लोगों से भर गया था। कलकत्ता से और नौकर चाकरों को बुलवा लिया गया था। कलकत्ते से ट्रेन द्वारा बर्फ, डाब आदि मंगवाए जा रहे थे। काशी में सभी दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती थीं।
जो दवाएं वहाँ नहीं मिलती थीं वो कलकत्ता से मंगवाई जाती थीं। डॉक्टर चौधरी आते और उनके साथ आया करते थे डॉक्टर सान्याल। मालिक का हुक्म था एक बार रोज़ आकर देख जाया करें। और आखिर एक दिन डॉक्टर ने माँ जी को अन्न खाने की अनुमति दे दी। बहुत ही पतली सींगी मछली का झोल यानी रसा और महीन तथा पतले सिझाए चावलों का भात खा सकती हैं। पहले दिन मालकिन ने चावलों का कौर मुंह में लिया पर ज़रा भी रुचि नहीं हुई। मंगला ने ये क्या खाना बनाया है? मंगला ने नहीं बनाया मालकिन, एक हिंदुस्तानी ब्राह्मण ने बनाया है। क्यों? मंगला कहाँ गई? मंगला यहाँ नहीं है माँ जी। पर वो गई कहाँ? आजकल वो दुर्गा मंदिर में प्रसाद बनाने के काम पर है। क्यों? वो यहाँ वहाँ पर क्यों गई है? मालिक का हुक्म था। कहाँ है तेरे मालिक? उन्हें बुला तो। मालिक के आते ही मालकिन ने सर पर उड़ने का प्रयत्न किया और बोली, आपने मंगला को दुर्गा मंदिर का प्रसाद बनाने को भेजा है? क्यों? तुमसे किसने कहा? यहाँ का खाना अच्छा नहीं बना क्या? आज मैं तो नहीं खा सकी। मालिक ने पता नहीं क्या सोचा पल भर। माँ जी ने कहा, तुम उसे यहाँ ले आओ। मैंने खुद बता बता कर इतने दिनों में उसे खाना पकाना सिखाया है और यहाँ का खाना वही बनाया करेगी। मालिक ने उस बात को टालना चाहा। आज तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी बात छोड़िए, आप अपनी कहिए, आप कैसे हैं? तुम्हारी तबीयत जब खराब थी तो मैं भला कैसे खुश और चंगा रह सकता था? मैं ही आपकी काशी लाई थी, मेरे ही कारण आपको इतना कष्ट हुआ, पर कष्ट भी सार्थक हो गया, बस इतनी ही सांत्वना है। माँ जी की आंखें छलछलाईं। एक दिन या एक महीना ही तो हो तो कोई बात है, पूरे 1 साल बिस्तर पर पड़ी हूँ। अब तो ज़रा भी सहन नहीं कर सकती ऐसी दशा। अब एक पल भी बिस्तर पर पड़ी नहीं रह सकती। जब इतने दिनों तक सहा है तो कुछ दिन और सहो। मैं मर जाती तो ही अच्छा रहता। ऐसी अशुभ बातें क्यों कह रही हो? और क्या चाहिए मुझे? आपके चरणों में मर सकूं, मांग में सिंदूर भरे चिता पर जाऊं। क्या ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे? बड़े मालिक की सभी बातें पूरे घर के लोगों को अच्छी तरह याद है। वे बाग वाली हवेली जाते अवश्य थे। साथ जत्तारण बाबू एवं दुलार बिहारी बाबू भी जाते। वहाँ चहल पहल भी होती, महफिल भी जमती। फिर बड़े मालिक हृदय से पूर्णतः ईमानदार गृहस्थ थे। बाग की हवेली में जाकर भी वे एक पल के लिए भी घर को नहीं भूल पाते थे। गृहस्थी भी चलाई, धार्मिक अनुष्ठान भी पूर्णतः मन से पूरा कराते थे। साथ ही शराब भी पीते थे, बाग वाली हवेली में रखैल के पास भी जाते थे। पर इन सब बातों से माँ जी को ना तो विरोध ही था और ना किसी प्रकार का भय या संदेह। मालकिन हमेशा कहा करती, मुझ जैसा पति और कितनी सौभाग्यशाली औरतों को नसीब होता है भला। बहू कई जन्मों की तपस्या के फल से ऐसे पति प्राप्त होते हैं। हर सुबह माँ जी मालिक के चरण धोकर चरणामृत लेकर ही अन्न ग्रहण करती थीं। माँ जी बहू से कहा करती, बहू तुमने अपने ससुर को अधिक दिनों तक नहीं देखा, देखती तो तुम समझ पाती कि वे किस तरह के व्यक्ति थे। देवतुल्य व्यक्ति थे। ऐसे महान पुरुष अक्सर नहीं हुआ करते हैं। बहू बेचारी कुछ भी नहीं कहती। इतने दिन तुम्हारी शादी को हो गए और तू अभी तक मुन्ना को वश में नहीं कर पाई, और मैं? कुछ क्षण चुप रहकर वे फिर बोले, मुझे बताए बिना वो कुछ भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि बाग वाली हवेली जाते तो भी मुझसे कह कर जाते थे। ऐसे व्यक्ति थे। वो शराब अवश्य पीते थे क्योंकि उनको छोटेपन से पीने की आदत थी ना, लेकिन अगर वो भी मैं मना कर दूं तो शायद उसे भी वो छोड़ देते। बड़े मालिक सुबह देर से उठा करते थे। आखिरी दिनों में मालिक ने रात को जनान खाने में आना बंद कर दिया था। उनके सोने का इंतज़ाम नृत्य वाले कमरे में ही किया गया था, लेकिन शादी के शुरू के दिनों में दोनों पति पत्नी एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सोया करते थे। सुबह उठकर माँ जी रोज़ अपने पति के चरण स्पर्श कर माथे में लगाया करती थी। उसके बाद कमरे से निकलती। एक दिन मालिक ने देख लिया, आज अचानक पैर छू रही हो, आखिर बात क्या है? मैं तो रोज़ ही चरण स्पर्श करती हूँ। क्यों? आगे से ऐसा मत करना। आप इसमें ज़रा भी आपत्ति ना करें। हिंदू स्त्री का कर्तव्य है कि उसके अपने पति के चरण स्पर्श करना। उसका पति ही उसका देवता है।
पर मैं देवता नहीं बनना चाहता। ऐसी बातें मत कहिए, मेरे लिए तो आप देवता ही हैं। लेकिन मुझ में कितनी बुराइयां हैं। बीच बीच में मैं रात बाहर गुजार देता हूँ, शराब पीता हूँ, ये भी तो जानती हो तुम। तुम्हारा जो जी चाहे करो, मेरे लिए यही क्या कम है कि तुम मेरे हो। उस दिन माँ जी ने ये बात बड़े गर्व के साथ कही थी। उन्होंने ये सब कहते वक्त सोचा था, दुनिया में और कहीं भी कुछ दरार हो सकती है, धोखा हो सकता है, पर उनके दाम्पत्य संबंधों में किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं आ सकती। इसलिए जब मालिक ने कहा कि मंगला दुर्गा मंदिर में प्रसाद पकाने गई है, तो उन्होंने इस बात पर सचमुच ही विश्वास कर लिया था। लेकिन बेचारी मंगला उस वक्त किसी और ही कष्ट के आघात से जर्जर हो रही थी, किसी निर्जन कमरे में शैय्याग्रस्त हो रही थी। ये बात कोई भी नहीं जान पाया। मालिक ने उसे साफ साफ कह दिया था, जिस प्रकार ये शादी सिर्फ सामयिक थी, उसी प्रकार ये संतान भी सामयिक प्रयोजन भर ही होगी। मालिक ने ही रुपए दिए थे, सेवा शुश्रूषा करने के लिए नौकर नौकरानी भी रखे थे, मकान था जिसमें उसे रखा था, किराया दिया था। इसलिए सब कुछ भूल जाना पड़ेगा। शरीर की थकावट, पेट की संतान, मांग का सिंदूर, सब कुछ धो पोंछ डालना पड़ेगा। मालिक रुपए भी देना चाह रहे थे कि वे जो जहाँ चाहे जा सकती है, संतान को भी अपने पास रख सकती है, किसी के सामने वह कुछ कहेगी नहीं। लेकिन ऐसा किया तो दंडित होगी। ये बात सिर्फ स्पष्ट नहीं कही थी, पर उस दिन मालिक के उस प्रस्ताव पर मंगला ने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा था, सिर्फ सर झुकाए खड़ी रही थी। मंगला जिस दिन लौटकर वापस आई, उस दिन उसका चेहरा देखकर कुंजबाला दंग रह गई थी। हाय राम, क्या हालत हो गई री तेरी। भगवान का प्रसाद बनाते बनाते तूने अपनी ये क्या दुर्गत बना ली है री। मंगला मालकिन के कमरे में जाकर उनका चरण स्पर्श भी कराई थी। मालकिन ने कहा उससे, मेरे घर का खाना कौन बनाता है, कैसा बनाता है, इसकी भी तुझे चिंता है? क्यों गई थी दुर्गा मंदिर? धीरे धीरे मालकिन बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, पथ्य लेने लगी, बिस्तर छोड़ घूमने फिरने लगी और आखिर एक दिन काशी धाम से कूच कर दिया गया। जीवन के आखिर दिनों में मालिक बहुत ही कातर से रहते। पता नहीं वो क्या कहना चाहते थे जो उनकी ज़बान तक आकर ही अटक जाता। काशी जाने के बाद से वे जैसे बदले बदले से, उखड़े उखड़े से रहने लगे थे। बाग हवेली जाने की लालसा भी मानो ख़त्म हो चुकी थी। यार दोस्त आते, जतान बाबू आते, ऊपर खबर भिजवाते, बहुत देर बीत जाती, तब कहीं वे नीचे उतर कर आते। गाड़ी में बैठते वक्त अनायास ही कहीं उनकी नज़र गंदे चिथड़े कपड़े पहने हुए नफर पर पड़ती, जो उन्हें देखते ही उनके नज़दीक आने का प्रयत्न कर रहा होता। वो पास पहुंचकर कहते, बड़े मालिक एक पैसा दो ना। जतान बाबू से भगा देते डांट कर, जा जा भाग यहाँ से, पैसा दो। अभी से पैसे का क्या करेगा रे तू? लेमन जूस खाऊंगा। मालिक का चेहरा उसे सामने देख और लोगों को उसके प्रति ऐसा व्यवहार देख दुख से, बेबसी से काला पड़ जाता। वे आवाज़ देते, पैमंत। पैमंत दौड़ता हुआ आता और उनसे कहता है, पूछो तो, इसे भरपेट खाना क्यों नहीं मिलता? क्या इसकी रोटी देने की किसी को भी चिंता है या नहीं? जी जी खाता तो है ये। तो फिर लेमन जूस के पैसे क्यों मांगता रहता है? जा बोल, इसे फिर से खाना दे। रसोई घर में जाकर बोला कि इसे अच्छी तरह पेट भर कर खाना खिलाया जाए। और सुन, एक बार खजांची बाबू को भी बुला कर ला। इस बीच मालिक के सफ़ेद झक कुर्ते को अपने गंदे हाथ लगा लगा कर नफर काला कर चुका होता। खजांची बाबू खाता बही छोड़कर दौड़ते से आते। मालिक ने कुछ नाराज़ होते हुए खजांची बाबू से कहा, ये फटे पुराने कपड़े क्यों पहने रहता है हर वक्त? तुम्हें दिखाई नहीं देता? कालीदास बाबू अपनी सफाई पेश करते हुए कहते, अजी बहुत बिगड़ैल लड़का है, नए कपड़े पहनाने भर की देर है। बकवास बंद करो, मालिक ने डपटते हुए कहा। जब भी और जितने कपड़े मुन्ना के लिए बने, तब इसके लिए भी बनवाए जाएं। अब कभी मेरे सामने गंदे या फटे कपड़ों में या नंगा दिखाई दे जाए तो बस खैर नहीं, आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा। मालिक के जाने के बाद सब मिलकर कानाफूसी करते, ये लड़का है कौन? इस छोकरे ने तो मालिक को बहुत ही वश में कर रखा है।
दोपहर को खा पी कर मालिक नृत्य घर में लेटे लेटे तंबाकू के कश लगा रहे थे। खास सेवक भी शायद तुरंत खाना खाने के लिए रसोई घर में ही गया था। अचानक धूल से सने पांव लिए नफर मालिक के गर्दन पर सवार हो गया। अरे छोड़, उतर, नीचे उतर। पर उस वक्त तो नफर का रूप ही दूसरा था। हुक्के की नली भी उसने उनके मुंह से निकाल ली थी। मालिक ने जब नली वापस लेनी चाही तो कहने लगा, नहीं दूंगा। मालिक बहुत ही उलझन में पड़ गए तो आवाज़ लगाई, अरे भाई कोई है, ज़रा से पकड़ो तो। अगर उतारना है तो पहले एक पैसा दो। पैसे का क्या करेगा तू, भूख लगी है। तुझे कोई खाना नहीं देता? पर नफर ने मालिक की पीठ पर लदे लदे शैतानी शुरू कर दी। कभी सर के बाल खींच लेता था तो कभी मुक्का बांधकर मारने लगता। मालिक के पास इतनी मनमानी करने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती थी। यहाँ तक कि मुन्ना की हिम्मत भी नहीं होती थी कि उनके इतने करीब जाने की। मालिक मुन्ना की पढ़ाई लिखाई एवं स्वास्थ्य आदि की सभी खबरों की पूरी जानकारी रखते थे। फिर भी इस तरह मालिक की पीठ पर चढ़ जाने का साहस नहीं होता था मुन्ना को। मालिक उससे धीरे से पूछते, अरे नफर, तूने भात खाया या नहीं? उस वक्त नफर मालिक के सीने से चिपका उनकी छाती पर उगे बाल नोच रहा था। खाया है? पेट भर गया? नहीं। मालिक उसके भोलेपन पर हंस पड़े। वो समझ गई ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि झूठ बोलने से ही तो लाड़ प्यार मिल सकता है। जत्तारण बाबू से मालिक पूछते, मुन्ना की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है जत्तारण बाबू? अजी मुन्ना बाबू का ब्रेन ब्राइट है, जो कुछ बताता हूँ झट याद कर लेते हैं। और वो कौन? जत्तारण बाबू समझ कर भी अनजाने से बनते हुए बोले, किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे और कौन, वही मेरा नफर। जत्तारण बाबू नफर का नाम सुनकर मुंह बिचकाते, अजी वो छोकरा कुछ भी नहीं बन पाएगा, जरा भी दिमाग नहीं है उसमें। उसका झुकाव बस खेल कूद की ओर ही है। पढ़ाई लिखाई सिखाकर भी कुछ फ़ायदा नहीं, वज्रमूर्ख ही रहेगा। वज्रमूर्ख? बड़े मालिक के दिल को मानो आघात पहुंचा ये सुनकर। बहुत ही मरी आवाज़ में पूछा, तो क्या वो ज़रा भी नहीं पढ़ता? पढ़ेगा क्या खा, उसके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं, दिमाग में गोबर भरा पड़ा है। आप जरा अच्छी तरह से कोशिश करके देखिए ना उसे पढ़ाने की, हो सकता है वो पढ़ने लगे। सभी का दिमाग एक बराबर थोड़े ही रहता है। हुजूर, आपका कोशिश करवाना बेकार ही जाएगा, फिर भी जब आप कह रहे हैं तो कोशिश करूँगा। मुन्ना एवं नफर दोनों को ही स्कूल में भर्ती करवा दिया गया। मुन्ना गाड़ी में बैठकर स्कूल जाता, उसके लिए गुलमोहर अली गाड़ी तैयार किए हाजिर खड़ा रहता। माँ जी खुद अपनी देख रेख में मुन्ना को खिला पिलाकर और अच्छी तरह तैयार कर स्कूल भेजती। नौकर चाकर सभी बड़ी चुस्ती से काम करते थे उस वक्त। अगर ज़रा भी देर हो जाती किसी को भी तो उस पर मालकिन से पड़ने वाली डांट का कोई अंत ही नहीं रहता। जानते हो, हर वक्त मुन्ना स्कूल जाता है, फिर भी तुम सब कहाँ रहते हो? मुन्ना बाबू स्कूल क्या जा रहे हैं, मानो पूरे घर के नौकर नौकरानियों के सर खरीद लिए हैं। नफर ने देख लिया कि मुन्ना गाड़ी में बैठकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। वह भी दौड़ा दौड़ा आया और गाड़ी में बैठना चाहा। वो एक ही झटके में पायदान पर चढ़ चुका था। मैं भी गाड़ी में बैठकर स्कूल जाऊंगा। अरे रुक जा, वहीं रुक। एक ही पल की और देर हुई होती तो गुलमोहर अली गाड़ी हाँक चुका होता। उसने एकदम से रास खींच ली घोड़े की। अब्दुल भी पीछे से कूद पड़ा। वह नफर को डांटने लगा, उतरो, उतरो नीचे। नहीं, नहीं उतरूंगा, मैं भी गाड़ी में बैठूंगा। गुलमोहर अली भी उसे डराने की कोशिश करने लगा। बाबू को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। नफर को जबरन खींचकर वहीं उतार घोड़ा गाड़ी घड़घड़ाती हुई चली गई। नफर गुस्से के मारे स्कूल ही नहीं गया। बस दिन भर वहीं ज़मीन में लोटपोट हो रोता रहा और रोते रोते ही पता नहीं कब वहीं सो गया। ये सब बातें बहुत बचपन की हैं। उसके बाद मालिक की मृत्यु हो गई। मरने से कई महीने पहले से ही वे बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहे थे। नफर ने कई बार ऊपर जाना चाहा, पर पेमंत उस पर चिल्ला पड़ता था, जा भाग यहाँ से। मालिक की उन दिनों तबीयत अधिक खराब थी। कमरे में उनके पास कोई नहीं था। बाहर पेमंत नफर को डांट रहा था। मालिक ने पेमंत को पुकारा और पूछा, नीचे कौन रो रहा है? कहाँ, कोई नहीं रो रहा हुजूर। कैसे नहीं रो रहा? मैं साफ सुन रहा हूँ, जा देख कर आ।
पैमंत बाहर गया। बाहर आकर उसने नीचे की ओर झाँक कर देखा। एक बार बरामदे तक आया। 3 मंजिले इस मकान। चाकल गाथा भाग 5। पैमंत बाहर गया। बाहर आकर उसने नीचे की तरफ झाँक कर देखा। एक बार बरामदे तक जा आया। 3 मंजिले इस मकान के औने कोने में पता नहीं कितने लोगों ने अपना नीड़ बसाया था। पीढ़ी दर पीढ़ी कितने ही लोगों ने अन्न प्राप्ति की कोशिश में इस मकान में आश्रय लिया था। कोई ठग कर गया तो कोई ठगा कर, कोई मारा गया तो कोई मार कर गया। फिर भी इस मकान की ईंट, काठ, पेड़ पौधे, सिवार, झाड़ झंकार की ही तरह अनेक लोग इस मकान के रंध्र रंध्र में बसे हुए हैं। उन सभी का कोलाहल, सभी की चित्कारें, सभी का रोना और हंसना अगर टेप करके रखे जाते तो उस इतिहास को सुनकर आज के युग के लोग चौंक उठते, सिहर उठते। पर ना जाने वे सब कहाँ डूब गए, गुम हो गए। वे अब कभी दिखाई नहीं देंगे। शायद कभी उनकी आवाज़ भी सुनाई नहीं देगी। पैमंत वापस आकर बोला, कोई नहीं रो रहा हुजूर। जरा रसोई की ओर कान लगाकर सुन तो। रसोई की तरफ भी कान लगाकर सुनकर आया है, पर कहीं कोई आवाज़ नहीं थी। सिर्फ शिशु की माँ वहाँ बैठकर सब्जी काट रही थी और मसाला पीसती या फिर कभी कभार मंगला के साथ कुछ बातें करती, पर मंगला उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। शिशु की माँ कहती, तुम्हारी किस्मत तो फिर भी अच्छी थी जो बाबा विश्वनाथ के चरण दर्शन कराई, पर हमारा क्या होगा। पर मंगला चुपचाप 4 चूल्हों पर खाना बनाने में व्यस्त रहती। दाल, भात, रसेदार सब्जी और भी पता नहीं कितनी चीज़ें, सभी चीज़ें एक साथ खदबद कर सींचती रहती। अगर बटलोई में मांस पकता हो तो गुड़मुड़ सी आवाज़ आती रहती और बीच बीच में बाहर आंगन में शिशु की माँ के सिलबट्टा घिसने की आवाज़ आती रहती। दीदी देखो, वो छोकरा खाना खाने आया है, आज फिर उस दिन की तरह जी जलाएगा। नफर खाना खाने बैठने से पहले ही चीखता है, आज अगर मुझे मछली नहीं दी ना तो मैं मालिक से जाकर शिकायत करूँगा। नहीं मिलेगी तुझे मछली, देखती हूँ तू क्या करता है। शिशु की माँ कमर में आंचल लपेटे मारने की मुद्रा में आ जाती है। मारोगी क्या मुझे? हाँ मारूंगी, तेरे मुंह में आग लगे। सुनना दीदी इसकी बातें, औरतों पर हाथ उठाने का दुस्साहस करता है। बको मत, मैंने तुम पर हाथ उठाने की ज़रा भी कोशिश नहीं की। महाराजन दीदी। मंगला का दिल धक धक करने लगता है। नफर गुस्से में रसोई घर के दरवाजे तक आ जाता है और जोर से कहता है, क्यों, कान में आवाज़ नहीं पहुंचती क्या? उसके बाद जो ही उसने मंगला के चेहरे की ओर देखा कि आगे के शब्द उसके होठों तक आकर ही अटक गए। तुम्हारी आंख में क्या हुआ महाराजन दीदी? पानी क्यों बह रहा है आंख से? इस बीच मंगला जल्दी से आंखें पोंछ लेती है। कच्चे तेल का छौंकन लगाया था क्या? दिखाओ तो ज़रा देखूं तुम्हारी आंख। शिशु की माँ को उसकी ये बात ज़्यादती लगी। उसको ये सब सहन नहीं हो रहा था। निकल यहाँ से, छुआछूत किए कपड़े पहने ही इधर आ गया, निकल रसोई घर से बाहर। लोहे की एक छड़ लिए उसे निकालने के लिए हिलाती जाती थी। निकलता है या उस दिन की तरह बुलाऊं भूषण सिंह को? पता नहीं भूषण सिंह का नाम सुनकर वह डर गया क्या, जो चुपचाप रसोई घर से बाहर चला आया और बाहर आकर बोला, धत तेरा भात गए जहन्नुम में। भात नहीं देगी तो क्या मैं मर जाऊंगा? देखता हूँ बिना खाए रह सकता हूँ या नहीं। शिशु की माँ अब भी चुप रहने वाली नहीं थी। हाँ यही देख तू, मैं भी देखती हूँ कि तू कब तक भूखा रह सकता है। अब की बार इधर आया ना तो मार मार कर ठीक कर दूंगी, कह देती हूँ। और कोई समझे या ना समझे, पर मालिक सब कुछ समझते थे। जरा रसोई घर की तरफ ध्यान लगाकर सुन तो। रसोई घर की ओर तो ज़रा भी आवाज़ नहीं आ रही मालिक, उधर तो ज़रा भी गड़बड़ी या हल्ला गुल्ला नहीं है। कोई गड़बड़ नहीं है। अपने आखिर के दिनों में मालिक जब भी मालकिन को अपने पास पाते तो लगता जैसे वो कुछ कहना चाहते हैं, पर जैसे कहने का साहस नहीं होता था। मालकिन पूछती, मुझसे तुम कुछ कहना चाहते हो? मुन्ना कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है, बुलाऊं? नहीं, तुम बैठो कुछ देर मेरे पास। मालकिन बहुत देर तक उनके पास बैठी रहती है। बालों में कभी हाथ फेरती हैं तो कभी हल्के हल्के सर दबाने लगती हैं। कुछ कह रहे थे ना आप, कहिए। जमा खर्च का हिसाब आजकल कौन देखता है? मैंने मुन्ना से कह रखा है देखने के लिए, वो बीच बीच में खजांची खाने में बैठकर देखता है।
हलत पोखर के बंधक संपत्ति वाले मुकदमे का क्या हुआ? वो सब देखने के लिए आपने जो आदमी रखे थे वही देख रहे हैं। आप उन सब बातों की फिक्र ना किया करें। वो लोग ठीक से संभाल सकेंगे। अगर नहीं संभाल सके तो ना सही, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। मालिक चुप रह गए। फिर कुछ देर बाद बोले, काशी से एक बार गुरुदेव को बुलाना है। क्यों? बहुत दिन पहले काशी गए थे, तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ही बीमार। मुझे याद है। याद रखने की तो बात ही है, मुझे भी याद है। उस बात को मैं किसी भी तरह से अपने मन से निकाल नहीं पा रहा हूँ। घूम फिर कर वही बातें मुझे हृदय को मथी जा रही हैं। अब उन बातों का क्या प्रयोजन है? मैं ठीक हो गई, इसे बाबा विश्वनाथ की दया ही समझिए। मालिक ने उक्त बात का विरोध करना चाहा। नहीं रे नहीं, विश्वनाथ की दयावश नहीं, बाबा विश्वनाथ की दया से ठीक नहीं हुई तुम। ये सब होनहार थी। एक दिन मालकिन ने मालिक के खास सेवक से पूछा, मालिक कैसे हैं रे? मालिक पत्र लिख रहे थे माँ जी। माँ जी मालिक के कमरे में गई और बोली, ऐसी खराब तबीयत में भी पत्र लिखे बिना काम नहीं चलता क्या? किसे लिख रहे हैं? काशी। काशी में किसे? गुरुदेव को। गुरुदेव को। इसके बाद मालिक अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहे। मालिक के मरने के बाद मालकिन सब बातों में सर्वे सर्वा हो गई थी। खजांची खाने का हिसाब भी वे रोज़ का रोज़ समझ लेती। जब तारण बाबू अटर्नी हो गए थे, मामले मुकदमे आदि की बातें वे ही आकर समझ कर जाते थे। लड़के की पढ़ाई अधिक नहीं हुई, इसका कोई उपाय भी नहीं था, पर मालकिन ने उनका हाथ खर्च बांध दिया था। खर्च बही में बहुत संशोधन किए थे, बहुत से फालतू खर्च बंद कर दिए थे। कुल पुरोहित के लिए महीने की एक धोती, एक साड़ी, आधा मन दाल, एक सीधा और एक गमछा। गुरुदेव के नाम पर वार्षिक प्रणामी के तौर पर नगद 500 रुपये बंधे हुए थे। 7-5 धोती, गुरुआनी के लिए 3 साड़ी, एक पुड़िया सिंदूर, 3 मन चावल और 2 गमछे भी। इन सब के अलावा और कई तरह के दान पुण्य का भी खर्च था। जैसे हलत पोखर के जाति भाइयों के यहाँ दुर्गा पूजा अनुष्ठान होता तो पूजा के चढ़ावे के तौर पर कपड़े, चद्दर, रुपये भिजवाए जाते। ऐसे अनगिनत खर्चे बंधे हुए थे। ये सब नियम संसार सिंह के अमल से ही चले आ रहे हैं। जैसे जैसे इस वंश की आर्थिक उन्नति होती गई, वैसे ही प्रसाद एवं दान धर्म की लिस्ट भी बड़ी होती गई। पर तब तो धान मिल थी, तेल मिल थी, बेलघाटा में भूसे की भी आमदनी थी, तिजारत एवं महाजनी आदि बहुत कुछ था। जब आमदनी के इतने रास्ते थे तो कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। अब जब आमदनी नहीं रही तो खर्च भी तो बंद करने पड़ेंगे। भगवान ने अगर फिर से कमाई दी तो इन सबको वापस शुरू करना क्या मुश्किल है। माँ जी खुद खड़ी सब कुछ सुन रही हैं तथा कालिदास बाबू ये सारी लिस्ट पढ़कर सुना रहे हैं। 5 की जगह 2 धोती और नगद 100 रुपये। बस इतने से ही काम चलाओ। बड़े बाबू का हाथ खर्च पिछले महीने कितना लिखा था? जी 24,763 रुपये 9 आना। मुन्ना का पहले जैसा स्वभाव नहीं रहा, पहले से बहुत सुधर गया है। पहले महीने में 4-5 बार बाहर जाता था, पर अब 1 बार जाता है। किसी किसी महीने बहुत हुआ तो 2 बार, लेकिन जब भी जाता है उसके साथ मास्टर जत्तारण बाबू अवश्य रहते हैं। अभी भी जाने से पहले माँ जी के चरण स्पर्श करने अवश्य आते हैं। पत्नी से भी मिलकर जाते हैं। माँ जी पिस्ता बादाम का शरबत तैयार करवा कर पिलाती हैं, मछली का मुंड और साथ में घर का असली घी खिलाती हैं। मुन्ना आकर माँ को प्रणाम कर कहता, तो फिर आज्ञा दो माँ। चुन्नट डाली बहाँ वाला कुर्ता और चुनी हुई किनारी वाली शांतिपुरी धोती पहने आकर बरामदे में पंप शू की जोड़ी खोल माँ के कमरे में पधारता मुन्ना और झुक कर माँ के पाँव छू हाथ माथे से लगाता। तबीयत तो ठीक नहीं है, ऐसी हालत में बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी? बड़े बड़े शरीर दुखने से लगा है तो फिर एक बार डॉक्टर बाबू को बुलाना ही ठीक रहता। डॉक्टर वॉक्टर वाली कोई ख़ास बात नहीं है माँ, बेकार ही मुंह का स्वाद भी बेस्वाद होता है और रुपए भी लगते हैं। पर शरीर पर अधिक अत्याचार मत करना, कह देती हूँ, पहले से ही तबीयत खराब है। तब फिर बड़े भक्ति भाव से माँ के चरणों की धूल माथे से लगाकर बड़े बाबू जाएंगे पत्नी के कमरे में। बहू इतनी देर से कान लगाए माँ बेटे का वार्तालाप शुरू से ही सुन रही थी, बल्कि सुबह से ही सारी बातें सुन रही है। सुबह से ही तैयारी हो रही थी।
वह खुद भी सुबह से ही सजने संवरने में व्यस्त थी। अलमारी में से सबसे अच्छी साड़ी निकाल कर पहनती थी, कान, नाक और हाथों में गहने पहने। इतनी सारी साज सज्जा सिर्फ 5 मिनट के लिए। बड़े बाबू के कमरे में प्रवेश करते ही पत्नी अगवानी के लिए आगे बढ़ी। तो मैं जा रहा हूँ। आज फिर? आखिर क्यों? जाने दो, जरा परिवर्तन हो जाए। क्या जाए बिना नहीं चल सकता? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं, शरीर का ये हाल लिए क्यों जा रहे हैं आप? शरीर बहुत दुख रहा है, एक जगह पड़े पड़े। जाओ ना। उसके बाद गुलमोहर अली गाड़ी तैयार करता, अब्दुल दरवाज़ा खोलकर खड़ा रहता, और नफ़र, जिस नफ़र की महीने के 29 दिन कोई सुध ही नहीं लेता, जिस नफ़र की इतने दिनों तक किसी की नज़र में कौड़ी भर की कीमत नहीं थी, उसी नफ़र का आज कायाकल्प हो गया मानो। सफ़ेद कुर्ता, उसके नीचे सिल्क की लाल गंजी, पॉकेट में पैसे खनखना रहे हैं, बाल कटे छटे, उसके तो ठाट के क्या कहने। वो जोर से दहाड़ता है, गुलमोहर, गाड़ी ले आओ। आज कितने ही काम है उसे। अटर्नी ऑफिस से वही जाकर जतारण बाबू को ले आया है। उसने ही अकेले सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। सिर्फ जतारण बाबू ही क्या, बड़े बाबू की सभी इच्छाओं का ध्यान रखना, उनकी हर ज़रूरत पूरी करना, सभी काम उसके ही तो जिम्मे रहते हैं। बड़े बाबू की चुन्नट की हुई धोती का छोर यदि ज़मीन पर लटक रहा हो तो नफ़र ही ध्यान रखकर उठाएगा। बड़े बाबू का विशेष ख्याल रखना ही नफ़र का काम है आज। बड़े बाबू को अगर नींद आ रही है तो नफ़र ही तकिया आगे बढ़ा देगा। बड़े बाबू को अगर सिगरेट की तलब लगी है तो नफ़र ही माचिस की तीली जलाकर सिगरेट सुलगा देगा। मकान के लोगों पर आज के दिन बहुत ही रौब गाड़ता है नफ़र। हट, हटो सब, हट जाओ, अभी कुछ नहीं हो सकता, इस वक्त बाबू बाहर जा रहे हैं। कालिदास खजांची और मोहरी बाबू उसके सब ढंग देखकर मन ही मन बल खाते रहते। जब अधिक ही गुस्सा आता तो आपस में फुसफुसाते हुए बातें करते। नफ़र बेटे का दिमाग तो देखिए, हंसते ऐसे रौब झाड़ रहा है जैसे लाट साहब हो। पर उस दिन नफ़र के सामने कुछ कहने की हिम्मत किसी की नहीं होती। यहाँ तक कि उसके इतना हो हल्ला करने पर ज़रा सा हंसने या मुस्कुराने तक की हिम्मत नहीं होती। बड़े बाबू की ज़बान पर तो उस दिन बस नफ़र ही नफ़र का नाम रहता। उस दिन बड़े बाबू सुबह से ही नफ़र की रट लगाए रहते। खास सेवक से पूछते, हाँ रे, आजकल नफ़र दिखाई नहीं देता। नफ़र भी कुछ कम नहीं था, सीधे जाकर बड़े बाबू के चरण स्पर्श कर हाथ जीभ से छुआता। बड़े बाबू को मानो बातचीत करने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। बोलते, आजकल कहाँ रहते हो, दिखाई नहीं देते। एक बार जतारण बाबू को भी खबर देनी थी। जी हुजूर, अभी जाता हूँ। इतना कहकर वह घुमावदार सीढ़ियों पर धड़धड़ाता हुआ उतरता है। उस समय अगर कोई उससे टकरा जाता तो बस इलाही कांड मच जाता। नफ़र चिल्ला चिल्ला कर कहता, दिखाई नहीं देता उल्लू कहीं के, अंधे हो क्या? चल ले बड़े बाबू के पास, इसी वक्त चल। उस वक्त अगर नफ़र को अधिकार होता तो उस व्यक्ति का सर ही उतार लेता। बड़े बाबू मांझी को प्रणाम कर तथा पत्नी से भेंट कर नीचे आते, उस वक्त जतारण बाबू सामने खड़े ही मिलते। बड़े बाबू को देखते ही आगे बढ़ जाते। बड़े बाबू धीरे धीरे जाकर गाड़ी में बैठते। उनके बैठते ही जतारण बाबू भी उनके पीछे पीछे गाड़ी में सवार हो जाते। उसके बाद अब्दुल दरवाज़ा बंद कर देता गाड़ी का। दरवाज़ा बंद होने से पहले नफ़र एक बार गाड़ी में झाँक कर कहता, तो हुजूर गाड़ी हाँकूं? हाँ हाँ, जल्दी हाँक, इतनी देर किस बात की हो रही है? बस उसके बाद कोई बातचीत नहीं होती। भूषण सिंह गेट खोले खड़ा ही था। नफ़र फटाक से गुलमोहर अली सईस की बगल में जा बैठा और बोला, चलो बेलगरिया। बड़े बाबू की बाग वाली हवेली बेलघरिया में है।
माँ जी ने जतारण बाबू से कई बार कहा। आप तो इस घर के हालात से पूर्णतः परिचित हैं। आपने हिसाब किताब के खाते बही तक देख रखे हैं। अब पहले जैसी आय तो रही नहीं, अतः लड़के को समझा बुझाकर जरा बाग हवेली जाना कम करवाइए। जतारण बाबू चापलूसी करते से कहते, मैं तो बहुत समझाता रहता हूँ माँ जी, पहले से काफ़ी सुधरे भी हैं। अब महीने में एक बार ही जाते हैं। आप देखिएगा धीरे धीरे जाना एकदम बंद कर देंगे। आप ही देखिए ना, अब पहले जैसा स्वास्थ्य भी नहीं रहा उसका। वो तो है ही, अब तो एक प्याले में ही लटखड़ाने लगते हैं। आप ही उसके मास्टर रहे हैं बचपन से अब तक। अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें। अब भी आप उसके गुरु समान ही हैं, आपका ही भरोसा है। लड़के के जाने के बाद माँ जी बहू को आवाज़ देती। बहू। बहू आकर सर झुकाए खड़ी हो जाती। मुन्ना तुमसे मिलकर गया है क्या? जी। कब आएगा, कुछ कह गया है? कह रहे थे जल्दी ही आ जाऊंगा। बड़े बाबू हर बार जल्दी आने का वचन देकर जाते, पर आते हर बार देर से। 3 दिन और 3 रातों के पहले वे कभी नहीं लौट पाते। बड़े बाबू के बेलगढ़िया पहुंचने से पहले ही वहां उनके आने की खबर पहुंच जाती। नफर गाड़ी की छत से उतरकर बड़े बाबू को सहारा देकर उतारता है। धोती की किनारी ज़मीन छू रही होती, उसे भी नफर ही अपने हाथों में थामे रहता। उसके बाद जतारण बाबू से कहता, आप ही उतर आइए सर। बड़े बाबू कहते, देख बोतल वगैरह इसी में पड़ी है, नफर के रहते आप चिंता न करें सर। उसके बाद बगान बाड़ी के नौकर चाकर दौड़े आते और आते ही सबके सब पहले बड़े बाबू के पैर छूते। तुम सबके क्या हाल चाल हैं रे? जी बस आपका आशीर्वाद है, सभी एक स्वर में जवाब देते। जतारण बाबू नफर को अपने पास बुलाकर कहते, ए नफर, तबलची को भी खबर दी थी या नहीं? अभी तक आया कैसे नहीं? सब ठीक है टर्नी बाबू, आप चिंता मत कीजिए। अरे नफर कोई बात नहीं भूलता। और माला, फूलों की माला का क्या हुआ? फूल वाले को 7 रुपये पेशगी दे आया हूँ, वो खुद फूल दे जाएगा। बड़े बाबू हाफते हुए किसी तरह सीढ़ी चढ़ते। नफर उनसे पहले ऊपर जाके दरी पर बिछी सलवट और धूल हाथों से झाड़ कर ठीक कर देता। तकिया ठीक स्थान पर रखकर कहता, बैठिए सर। फिर नफर आवाज़ देता, ए राधा रमन, श्याम रमन, अरे क्या नाम है रे तेरा? नौकर हड़बड़ाकर दौड़ा हुआ आता और कहता, जी मुझे गोकुल कहते हैं। अच्छा अच्छा, एक ही बात है, साहब को हवा करना बेटे, देख नहीं रहा साहब को कितने पसीने आ रहे हैं। पहले एक गिलास पानी। अरे कोई है? यष्टि, अरे यष्टि चरण, यार गुष्टी चरण, हाँ पता नहीं क्या नाम है बेटे लोगों के। जी जी मैं ला रहा हूँ पानी। नहीं ये या आ तो गया है यष्टि चरण। अरे जा अच्छी तरह साबुन से हाथ धोकर बर्फ डालकर एक गिलास ठंडा पानी लेकर आ। उसको आदेश देने के पश्चात नफर बड़े बाबू के कान के पास अपना मुंह ले जाकर पूछता, सर सोडा डालूं? बड़े बाबू मानो उबते हुए से कहते, अरे भाई होगा, वो सब भी होगा, इतनी जल्दी किस बात की है, जरा सुस्ताने तो दो। जतारण बाबू कहते, नफर पहले देख ज़रा तबलची आए कि नहीं। तबलची की क्या ज़रूरत है मास्टर, जरा गाना बजाना तो होना चाहिए, बहुत दिनों से अच्छा गाना वाना नहीं सुना। मैं तो यहाँ आराम करने आया था, पर मास्टर मैं देख रहा हूँ तुम मुझे यहाँ आराम नहीं करने दोगे। तो आपकी इच्छा नहीं तो कोई बात नहीं। नफर अगर तबलची आ जाए तो उसे कहना वापस चला जाए। इतने में बड़े बाबू कहते, तुम में यही सबसे बड़ा अवगुण है मास्टर कि तुम बेमतलब ही नाराज़ हो जाते हो। अगर आ ही जाए तो उन्हें वापस भेजने की क्या ज़रूरत है। नफर मेरा हुक्का तैयार करवाओ। नफर ने आवाज़ दी, अबे यो यष्टिचरण, बेटा सिर्फ पानी देकर ही चला, तम्बाकू भी ला। इतनी देर आप सिगरेट ही पीवें सर? कहकर वह सिगरेट का डब्बा खोलकर उनके सामने बढ़ा देता। सहसा बगल के दरवाजे का पर्दा हिला। नफर बड़े बाबू के कान के पास मुंह ले जाकर बोला, माँ आई हैं बड़े बाबू। सर से पैर तक टसर के कपड़ों में लिपटी एक वृद्धा भीतर आई। जतारण बाबू ने खिसक कर जरा जगह बनाते हुए कहा, आइए माँ जी, ये देखिए आज किसे पकड़ कर लाया हूँ। बड़े बाबू बोले, नहीं नहीं ये बात नहीं है, मैं तो कई दिनों से खुद ही आने की सोच रहा था, मौका नहीं लगा आने का।
बड़े बाबू ने माँ जी के पैर छूकर हाथ माथे से लगाया। महिला गदगद होती हुई बोली, बस बस चिरंजीव रहो बेटा। मैं भी कई दिनों से यही सोच रही थी कि लड़का आया नहीं, क्योंकि टेम्पी की तबीयत जो ठीक नहीं है। इतनी देर से नफर चुपचाप बैठा था, अब तुरंत बोल उठा, क्यों, भाभी जी को क्या तकलीफ है माँ जी? कल से दांत कनकना रहे हैं उसके, कल से मुंह में कुछ नहीं लिया है। पान का तो नशा है, अतः पान मुंह में दबा कर रखे बिना तो एक मिनट भी नहीं रह सकती मेरी टेम्पी। अब कैसी तबीयत है भाभी जी की? आज तो सिर्फ 2 पान खाए हैं उसने। मैंने हमाम दस्ते में कूट कर दिए थे। मैंने कहा, भात खाए बिना तो तू रह सकती है, पर पान बिना नहीं रह सकेगी। चल, तुझसे ऐसे नहीं खाया जाता तो मैं हमाम दस्ते में कूट कर चूर कर देती हूँ। खैर, उसकी बात छोड़ो। तुम्हारी माता जी कैसी हैं बेटा? ठीक है। मानो ये बात सुनकर महिला को बहुत खुशी हुई हो। इस तरह बोली, हाँ बेटा, ठीक रहने में ही खुशी है बेटा। माँ जी की खास संभाल रखो बेटे। दुनिया में माँ के समान और कोई नहीं बेटे। और मेरी बहू रानी कैसी है? ठीक है। आप कैसी हैं माँ जी? मेरी क्या पूछते हो बेटा? तुम्हें और टेम्पी को सकुशल देखती हुई मरूं तो मेरा जन्म सफल हो जाए। मैं तो टेम्पी से हरदम कहती रहती हूँ, मेरा बेटा बहुत सीधा है। तेरी किस्मत अच्छी थी जो ऐसा पति मिला है तुझे। हाँ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज रात क्या खाएगा बेटा? आप अपने हाथ से जो बनाकर खिला देंगी वही खा लूँगा। मेरे खाने पीने की चिंता मत कीजिए। आज मुर्गी के चाप बनाए हैं और महीन पेशावरी चावलों का पुलाव। तौबा तौबा, नफर ने दाद देते हुए कहा। तो चुप बैठ। और फिर महिला की ओर आकृष्ट होकर कहा, आपका शरीर अब इतनी मेहनत करने लायक नहीं है। बेकार ही क्यों इतना झंझट किया आपने? इसे मेहनत कहते हो बेटा? बेटे के लिए कुछ करने से क्या माँ को कष्ट होता है? हाँ, मेरे साथ साथ टेम्पी भी सुबह से इस तैयारी में लगी हुई है। इस तरह तबीयत खराब करके खाना बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो क्या हुआ? लड़के को किसी चीज़ का खास शौक हो तो मैं हाथ पर हाथ धर के बैठी रहूं? टेम्पी ने कहा, तुम्हें मुर्गी के चाप बहुत पसंद है, अतः अच्छा बैठो, तुम ज़रा 2 मिनट बैठो, मैं टेम्पी को भेज रही हूँ। संसार सिंह के अमल से ही इस वंश में ना जाने कितनी टेम्पी और कितनी ही पुतली माला आईं और गईं। इस बात का सही विवरण तो खजांची खाने का नत्थी पत्र देखने पर ही मिल सकता है। सिर्फ यही नहीं, उन नत्थी पत्रों में और भी बहुत कुछ मिलेगा। इस वंश की आय व्यय के ब्यौरे के साथ साथ उनके अन्याय एवं अपव्यय की भी लंबी फहरिस्त मिलेगी। पुराने ज़माने से चली आ रही एक परंपरा क्षीण होते होते बहुत कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसके कीटाणु शिरा उपशिराओं में अब भी मौजूद हैं। मुर्गी के चाप, फूलों की माला, तबलची और टेम्पी के दांतों का दर्द आदि में ना जाने किस दिन व्यवधान आया है और ना अब आ रहा है। सिर्फ टेम्पी ही नहीं, ज्वेलर्स मनसुख लाल कंपनी के सेठ जी भी आएंगे। आकर हीरे, पन्ने, मोती आदि जड़ाऊ जेवरों के नमूने निकालेंगे। पिछली बार के जेवरों के रुपए इस बार शोध होंगे और इस बार जड़ाऊ नेकलेस के दाम अगली बार मिलकर जाएंगे। बड़े बाबू नए तो हैं नहीं, पहचाना हुआ घर है। भले ही इनके हिसाब में हज़ारों लाखों ही उधार रह जाएं, फिर भी चिंता की क्या बात है। ज्वेलर्स मनसुख लाल कंपनी कभी तगादा नहीं करेगी और फिर खजांची बाबू हिसाब के खाते में बड़े बाबू के नाम मोटा खर्चा लिखेंगे, 24,763 रुपये 9 आना। उस वक्त रात बहुत गहरी थी। माझी के कमरे की खिड़की से जितनी दूर तक दिखाई देता था, सर्वत्र घोर अंधेरा था। सभी मकानों की बत्तियां बुझ चुकी थीं। बहू के कमरे के खिड़की दरवाजे भी बंद थे। माझी का बुलावा आने के इंतज़ार में कमरे के बाहर सिंधु शायद सो चुकी थी। गुरुपुत्र बहुत देर पहले ही वहाँ से जा चुके थे। काशी के पंडित गिरी गंगाधर वाचस्पति के पुत्र हैं वह बहुत वंशों से गुरु रहे हैं। जाने से पहले गुरुपुत्र ने कहा, ये चिट्ठी पिताजी ने मुझे दी थी। आज से 20 साल पहले मालिक ने ये चिट्ठी मेरे पिताजी को लिखी थी। तब से ये चिट्ठी उनके पास पड़ी थी। मालिक के खुद के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी थी। माँ जी को ध्यान आया कि मालिक ने मृत्यु के कुछ दिनों पहले चिट्ठी लिखी तो थी, पर वह चिट्ठी काशी के वाचस्पति महाशय को लिखी थी। ये बात आज इतने दिनों बाद पता लगी। माँ जी बार बार उस चिट्ठी को उठाकर देख रही थी। अपनी ज़िंदगी में पढ़ना लिखना उन्होंने सीखा ही नहीं।
किसी ने उन्हें पढ़ाने लिखाने की आवश्यकता भी नहीं समझी। एक ज़माना बीत गया उन बातों को जब 5 साल की उम्र में वे इस घराने में दुल्हन बनकर आई थीं। लेकिन ये तो बहुत दिनों पहले की बातें हैं। वे तो भूल भी गई हैं उन बातों को। इतनी बड़ी हवेली और इन लोगों का इतना पैसा, अब सारा उनके खुद के अधिकार में ही तो है। मालिक कहते, यही नियम है। क्या नियम कभी बदलते नहीं? कौन बदलेगा इनको? क्यों? आप ही इस घर के मालिक हैं, आपको ये नियम बदलने चाहिए। बदलने से फ़ायदा भी क्या? इस घर का जो नियम चला आ रहा है उसे मान कर चलना ही बेहतर है। इसका मतलब बैठे बैठे खाएंगे सब। लेकिन उन्हें छोड़ भी दिया जाए तो कहाँ जाएंगे वो लोग? आज जो काम कर रहे हैं यहाँ इस घर में, उन लोगों के बाप ने दादा ने भी यहीं काम करके ज़िंदगी काटी है। इसके अलावा इन लोगों के लड़के बच्चे होंगे, वो भी इस घर में ही काम करेंगे। उन लोगों का जन्म भी हम लोगों की सेवा करने के लिए हुआ है। तुम इन सब बातों में अपना दिमाग मत उलझाओ। गाय का 30 से दूध होता था घर में। माँ जी ने आदेश दिया, जितना दूध ज़्यादा रहता है उसका घी निकाला जाए। जब रसोई घर में काम करने वाले लोग हैं तो फिर कोई चीज़ नष्ट क्यों की जाए? सिर्फ दूध की ही बात किया। उस छोटी सी उम्र में ही जब से दुल्हन बनकर आई थी, तब से जैसे जैसे वो समझदार होती गईं, वैसे वैसे कहीं भी अन्याय फिजूल खर्ची देखती तो उन्हें सहन नहीं होता था। किसी प्रकार का अनियम भी वे सहन नहीं कर पाती थीं। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उन्हें सब कुछ सहन होने लगा। अगर नहीं सहन होती थी तो वो थी झूठी बात। वो कहा करती थी, झूठ मैं किसी तरह भी सहन नहीं करूँगी। पहले की बात है, मुन्ना यानी बड़े बाबू जब जवान हो गए थे तो शुरू शुरू में अचानक ना जाने कहाँ रह जाते थे। सारा दिन सारी रात बीत जाने पर भी वो घर नहीं लौटते। फिर 2 दिन बाद वापस अपने आप घर लौट भी आते। माँ जी पूछती, कहाँ थे इतने दिन? बेटा जवाब देता, कार्यवश उलझ गया था माँ, इसलिए नहीं आ पाया। कहाँ उलझ गया था? पर इसका कोई जवाब नहीं देता। माँ जी कुछ कड़ाई से फिर अपना प्रश्न दोहराती, बोलो। पर फिर भी जवाब नदारद। बोलो, मेरी बात का जवाब दो। दोस्त के घर। किस दोस्त के घर? अब कोई जवाब नहीं सूझता था बड़े बाबू को। साथ कौन था? मास्टर। कौन? जत्तारण बाबू। और कौन था? नफर था। तुरंत जत्तारण बाबू को बुलाया गया। जत्तारण बाबू ने आते ही कहा, माँ जी आपसे एक शब्द भी झूठ नहीं बोलूँगा। हम पान बगान गए थे। अच्छा, अब आप जाइए। उसके बाद नफर को बुलवाया गया। नफर को उचित अनुचित बहुत कुछ कहा कर डांटा माँ जी ने। उसके बाद हुक्म हुआ कि नफर को नीम के पेड़ से बांधकर 25 जूते लगाए जाएं। और ये क्या एक दिन की बात थी? सबका एक ही मत था कि नफर ही मुन्ना बाबू को खराब कर रहा है। जगह को जगह वही ले जाता है इन्हें, बदमाश कहीं का। सारे घर में हलचल सी मच गई। सिर्फ इसके अलावा और कोई बात ही नहीं थी किसी के पास कि आज नफर को नीम के पेड़ से बांधकर 25 जूते मारे जाएंगे। लोहे की नाल लगा जूता और सर से पांव तक जकड़ कर बांधा गया नफर। भूषण सिंह नफर को कस कस कर जूते मार रहा है और नफर के शरीर से दर्द कर खून बह रहा है। नफर असह्य पीड़ा से बिलबिलाकर चीखता है, अब कभी नहीं मारूंगा, कभी नहीं करूंगा, छोड़ दो, छोड़ दो। गिन कर 25 जूते मारे गए। जब 25वां जूता मारा गया तब नफर बेहोश सा हो गया था। खून से लत पर रस्सी खोलते ही वह वहीं जमीन पर धम से गिर पड़ा। माँ जी ने शाम को फिर जत्तारण बाबू को बुलवा भेजा। जत्तारण बाबू आए। ऊपर से माँ जी ने कहा, संसार सिंह के वंश का लड़का पान बागान में रात गुजारे, ये बहुत ही शर्म की बात है मास्टर साहब। जत्तारण बाबू ने सहजी स्वीकार कर लिया। शर्म की बात तो है माँ जननी। तो फिर आप इतने दिनों तक मालिक के साथ रह चुके हैं, फिर भी आपको इस बात का ज्ञान नहीं हुआ? बाजार में क्या और इससे अच्छी जगह नहीं थी? मालिक की बेल घलिया वाली बगान बाड़ी भी तो है, यूं ही पड़ी है, क्या वहाँ नहीं जा सकते थे? अजी मैं तो बस निमित्त मात्र ही हूँ। नहीं, आप ज़रा अच्छी सी एक लड़की खोजिए, उसी को बगान बाड़ी में रखिए, जो भी खर्चा लगेगा मैं दूंगी। जत्तारण बाबू माँ जी के चरणों की धूल ग्रहण कर चले गए और जत्तारण बाबू ने उसी दिन टेम्पी को ढूंढ निकाला। वह राम बगान के एक घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। बहुत गरीबी में दिन काट रही थी माँ बेटी।
उसी को जत्ताराम बाबू साथ ला माँ जी को दिखा गए। लड़की हट्टी कट्टी थी, साफ सुथरा रंग था। लड़की ने माँ जी को प्रणाम करना चाहा, लेकिन माँ जी ने अपने पैर पीछे खींच लिया और बोली, छूना मत बाबा, मुझे छूना मत। लड़की की गड़न आदि को खूब गौर से परखा माँ जी ने। उसे आगे पीछे घुमाकर चारों ओर से परखा और पाया लड़की में कहीं कोई कमी नहीं। तेरा नाम क्या है? टेम्पी। माँ जी ने टेम्पी की माँ से कहा, तुम्हारी लड़की तो अच्छी है, आगे तुम्हारी लड़की का भाग्य, जाओ तुम लोग। उसके बाद बेलघरिया वाला बगान बाड़ी की मरम्मत करवाने का आदेश दिया माँ जी ने। वहाँ पलंग बिस्तर सब कुछ है, लेकिन मालिक के चले जाने के बाद और किसी ने भी उन्हें काम में नहीं लिया था। मसनद गद्दे सब पुराने हो गए थे, अलमारी का कांच टूट गया था, सब कुछ फिर से सुधराया गया। और फिर शुभ दिन देखकर टेम्पी और टेम्पी की माँ ने वहाँ प्रवेश किया। फिर यथा समय बड़े बाबू की शादी हुई, घर में बहू आई। कितने दिन बीत गए। माँ जी अकेले ही सारा घर संभाल रही थी। समूचे परिवार की जीवन यात्रा में वे ही सर्वेसर्वा बन सारी व्यवस्था चलाती आई हैं। उनके किसी भी कार्य का विरोध करने वाला कोई नहीं था। जिसने भी उनके नियमों को तोड़ा उसे उन्होंने कड़ी से कड़ी सजा दी है। लेकिन आज तो लगता है उन्हें ही सजा मिली है। माँ जी ने अपने पति की लिखी चिट्ठी को फिर एक बार देखा। स्याही की आड़ी टेढ़ी लिखावट जो उनकी समझ से बाहर थी। 20 वर्ष पहले उनके पति ने अपने गुरु गिरी गंगाधर वाचस्पति को लिखी थी ये चिट्ठी। गुरुपुत्र ने कहा, मालिक महोदय ने अपने इस पत्र में लिखा है कि संपत्ति पर जितना हक सुवर्ण का है उतना ही नफल का है। पिताजी ने भी यही कहा था। वह तो विवाहित पत्नी से जन्मी संतान है, अतः उसका समान अधिकार ही है। पर मैं तो पुत्र गोद ले चुकी हूँ। लेकिन उन्होंने तो पिताजी को लिखा था कि वे नफल को ही गोद देंगे। जिस दिन पुत्र गोद लेने की बात थी उस दिन आपके दरबार ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। तो इसमें पाप किसने किया है और किसी के किए की सजा मेरा बेटा क्यों भुगते? काशी में उन्होंने सत्य का उच्चारण किया था। उस सत्य को किसी भी तरह नहीं बदला जा सकता। मेरे पिताजी ने यही कहा है। पर जिन्होंने वचन दिया वो तो अब रहे नहीं। पर आप तो उनकी धर्मपत्नी हैं, आप तो मौजूद हैं। उनके कर्मों के पाप पुण्य के आप भी तो साझीदार हैं। ये सुनकर माँ जी रो पड़ी। ओह, किस विश्वास के बल पर अब वे जीवित रहेंगी? इस वंश की विधवा बन क्या वे इसकी समाधि रचा कर जाएंगी? अब तक बहुत सा धन अव्यय हुआ है, आज भी हो रहा है और शायद भविष्य में भी होगा। लेकिन इस बिंदु पर आकर उन्हें लगा मानो वो हार गई। मालिक जीवित होते तो उन्हें कोई चिंता नहीं थी, पर आज उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो पग तले की मिट्टी खिसकी जा रही हो। इस घर में जितना अधिकार सुवर्ण का है उतना नफल का भी है। ये कैसे संभव हो सकता है? और मंगला? वो याद करने की कोशिश करने लगी। वही मंगला जिस पर काशी जाने से पहले भी उन्हें बार बार संदेह हुआ था। उन्हें याद आया कि उस दिन उन्होंने मंगला को इसलिए मालिक के सामने आने के लिए मना किया था। लेकिन और किसी का खून उपलब्ध नहीं हुआ। आपके खून से सभी का खून तो मिल नहीं सकता, इसलिए पिताजी ने सारे लक्षणों को परख कर उसे ही चुना था। लेकिन शादी करने की क्या आवश्यकता थी? आपके वंश की पवित्रता की रक्षा हेतु। माँ जी ने विरोध किया। ना जाने कितने लोगों का खून कितने ही लोगों को चढ़ाया जाता है, वे तो कोई भी आपत्ति नहीं करते। नहीं करते होंगे, इसका मतलब पिताजी इस बिंदु को कैसे आग्राह्य कर देते? उनके लिए तो जितना मूल्य अपने शिष्य के प्राणों का है उतना ही उसके धर्म का भी है। माँ जी ने एक बार सीढ़ी के करीब जाकर पुकारा, सिंधु। सिंधु मणि उस छोटी सी जगह में गुड्डी मुड्डी होकर सो रही थी। गहरी नींद में थी वह। सुबह गुरु पुत्र चले जाएंगे, फिर भीड़ नहीं होगी। मालिक की चिट्ठी को अपनी मुट्ठी में से फिर निकाला। पति के हाथ की अंतिम लिखावट। एक बार चिट्ठी को माथे से छुआया और बुदबुदाई, ये आपने क्या किया? मुझे क्यों नहीं बताया? आपके सारे पाप मैं हंसते हंसते अपने माथे पर ले लेती, पर आपने मुझ पर अविश्वास क्यों किया? आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर पाए? मेरी गृहस्थी, मेरी संतान, मेरे ससुर, मेरे पति की जन्मभूमि को दो टुकड़े कर मैं कैसे जी पाऊंगी? आप जहाँ कहीं भी हो मुझे इसका जवाब दीजिए। आपने सोच लिया कि आपको तो मुक्ति ही मिल जाएगी
हाँ, आपने मुक्ति पा भी ली है, लेकिन मुझे कैसे बंधन में बांध गए? मैं इस बंधन से कैसे मुक्ति पाऊँ? जवाब दो। ये सारा तो मेरा है ना? आपने अपना वचन निभा दिया, अपनी बात रखी, पर आज 20 बरसों बाद ये कैसा बोझ मेरे कंधों पर लाद दिया। तीर्थ स्थल पर दिया वचन अगर झूठा हो तो आप जहाँ कहीं भी हो, उसका पाप मेरे साथ साथ आपको भी स्पर्श के बिना नहीं रहेगा। आप और मैं क्या अलग हैं एक दूसरे से? मालिक ने गुरुदेव को जो पत्र लिखा था वह पत्र गुरुदेव ने पढ़कर सुनाना शुरू किया। परम वंदित श्री श्री गिरी गंगाधर वाचस्पति महाशय के श्री चरणों में शत सहस्त्र प्रणाम कर गुरु महाशय के श्री चरणों का ध्यान सदा सर्वदा करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ। पत्र की शुरुआत इस तरह से की थी मालिक ने। मृत्यु से कुछ दिन पहले की लिखी चिट्ठी थी। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वह बहुत बेचैन रहते थे, ये याद है माँ जी को। उस हालत में वे किसी से भी अधिकारपूर्ण कोई बात नहीं कह सकते थे। अपनी पत्नी एवं अपनी वैध संतान के रहते उन्होंने दत्तक ग्रहण किया। उनकी अपनी संतान उन्हीं के घर में नौकर किसी ज़िंदगी गुजार रहा था। उनकी पत्नी उन्हीं के घर में नौकरानी का काम करती थी। ये वो प्रकट नहीं कर सकते थे। उन्होंने लिखा था, आप गुरुदेव हैं, पत्नी के प्राण बचाने के लिए आपके आदेश पर ही ये सब किया है। आप ही मुझे बताएं कि उन्हें ग्रहण ना करके मैं महापाप का भागी बना हूँ कि नहीं। दूसरे जन्म में मुझे मुक्ति मिलेगी या नहीं, पर मैं उन्हें ग्रहण भी कैसे करूँ? मेरी गृहस्थी, मेरा वंश, इन समस्त बातों पर विचार करने के पश्चात मैं उन्हें ग्रहण कैसे करूँ, मैं समझ नहीं पाता। मैंने लोक लाज के संस्कार के वशीभूत होकर एक माँ से उसका पुत्र छीन लिया। माँ नहीं जानती कि उसका बेटा उससे के इतने करीब है। आज ज़िंदगी के अंतिम मोड़ पर पहुंचकर मैंने आपको ये पत्र लिखा है। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरी चल और अचल संपत्ति के 2 भाग कर मेरे दोनों संतानों में बांट दी जाए। मेरी नज़रों में दोनों एक समान हैं। मेरे लिए दोनों पत्नियां ही मेरी धर्म पत्नियां हैं। जब मैंने आपका आदेश मांगकर एक और स्त्री को ग्रहण किया था तो उचित यही था कि मैं उसे धर्म पत्नी का सा सम्मान देता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। अब सारा जिम्मेदारी मैं आपको ही सौंप कर चाहता हूँ। आपके आदर्श गुण अनुसार मेरी पहली पत्नी का जीवन सिर्फ 20 वर्ष ही है। 20 वर्ष बाद आप मेरी इस इच्छा, इस आदेश को प्रकट कीजिएगा, अन्यथा परलोक में भी मेरी आत्मा बेचैन से विचरण करती रहेगी। काफ़ी लंबा पत्र था। गुरुपुत्र नीचे वाले कमरे में जाकर सो गए। माँ जी सोच रही थी कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। निर्धारित समय में ही उन्होंने यह समाचार प्रकट किया है। इनका अपना जीवन काल भी अब समाप्त होने को आया। मालिक की मृत्यु के पश्चात सिर्फ 20 साल जीवित रहने का विधान था, पर 20 साल पूरे होने के बाद भी वे जीवित हैं, तो क्या गुरुदेव के आदर्श करना झूठी है? माँ जी एक बार फिर सिंधु के पास गई। सारा घर अंधकार में डूबा खामोश सा हो रहा था। एक बिल्ली पंजे दबाए इस कमरे से उस कमरे में जा रही थी। माँ जी इतनी रात तक कभी भी जागती नहीं रही थी। उन्होंने फिर आवाज़ लगाई, सिंधु, अरे ओ सिंधु, कहिए माँ जी, एक बार मंगला को बुला सकती हैं? मंगला को? इतनी रात को? क्या खाना बनाना पड़ेगा? नहीं, बस तू एक बार उसको बुला कर ला दे। मंगला बहुत रात गए आई थी माँ जी के पास। माँ जी ने सिंधु से कहा, सिंधु जा, तू अब सो, तुझे अब जगने की ज़रूरत नहीं। मंगला को सिर्फ इतना पता है कि वह माँ जी का चेहरा देखकर चौंक पड़ी थी। यद्यपि उसने माँ जी को अधिक बार नहीं देखा था, फिर भी उस रात उनका चेहरा देखकर जैसे सचमुच ही चौंक पड़ी थी। बैठ। आज तक कभी भी माँ जी के सामने बैठने का संयोग नहीं हुआ था। इस घर में मालिक के सामने बैठने का नियम ही नहीं है। ये बात सब अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी मंगला बैठ गई। बैठकर वह सर झुकाए ही रही। गहरी नींद से जागकर आई थी वह। माँ जी ने बुलाया है, सुनकर वह और भी अवाक रह गई थी। शायद खाना बनाना होगा। गुरुपुत्र आए हुए हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया है। खाना बनाने का सारा इंतज़ाम करके रखने के बाद भी उन्होंने खाना नहीं खाया। ये जानकर कि वो खाए बिना ही सो गए हैं, वह भी सो गई थी। शिशु की माँ भी बगल में ही सोई हुई थी, पर पुकार सुनकर उसे लगा कि कोई उसे सपने में पुकार रहा है, मानो सचमुच ही वह स्वप्न देख रही है।
माँ जी ने उसका ध्यान भंग करते हुए कहा, मेरे साथ काशी गई थी, याद है तुझे? याद है माँ जी, वहाँ मैं बहुत बीमार हो गई थी, ये भी याद होगा कुछ तुझे? हाँ, ये भी याद है। चाकल गाथा अंतिम भाग। माँ जी ने उसका ध्यान भंग करते हुए कहा, मेरे साथ काशी गई थी, याद है तुझे? याद है माँ जी, वहाँ मैं बहुत बीमार हो गई थी, ये भी याद होगा तुझे? जी याद है माँ जी। मेरी बीमारी के दौरान तूने बड़े मालिक को देखा था? मंगला ये बात सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ी। चौंक कर उसने माँ जी की ओर देखा और माँ जी की नज़रों से नज़र मिलाते ही वापस सर झुका लिया उसने। बात का जवाब क्यों नहीं देती? मंगला ने सर झुकाए झुकाए ही जवाब दिया, वो तो बहुत दिनों पहले की बात है माँ जी। माँ जी बहुत क्षुब्ध हो उठी उसका जवाब सुनकर। तू मेरे ही घर में बैठ, मेरा ही खा पहनकर मेरा ही सर्वनाश करने पर तुली रही? मंगला फफक फफक कर रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। तू अच्छी तरह जानती है कि कितनी साथ से बसाई हुई सुखी गृहस्थी है मेरी। उस गृहस्थी में, मेरी दुनिया में तूने आग लगा दी। अब मैं क्या करूं? मेरे पति, मेरे बेटे, बेटे की बहू, क्या सभी को सिर्फ तेरे कारण तिलांजलि देनी पड़ेगी मुझे? तूने इतना भयानक सर्वनाश कैसे किया मेरा? माँ जी, मैं... चुप कलमुही। गलती मेरी ही थी जो दूध केला खिलाकर मैं अपने घर में एक नागिन को पालती रही। इसलिए तो तूने मेरे ऐसे हरे भरे संसार में आग लगा दी, नष्ट कर दी मेरी गृहस्थी। अब मैं क्या करूं? अब सर पटक पटक कर मर जाने की इच्छा हो रही है मेरी। मंगला कटे वृक्ष की तरह माँ जी के पाँव में गिर पड़ी। अब बोली, माँ जी विश्वास कीजिए, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो पेट की आँख के वश होकर आपके घर में मजदूरी करने आई थी। तो मैंने तुझसे कहा था ना कि मालिक की नज़रों में नहीं पड़ना। मैं तो हमेशा ओट में ही रहती थी माँ जी। तो फिर कैसे इतना बड़ा सर्वनाश घटित हुआ? मेरे खोटे दिन आए थे माँ जी, इसलिए आप मुझे इस घर से निकाल दीजिए माँ जी, ताकि मैं मरकर मुक्ति पाऊँ। अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं मेरी। माँ जी ने क्षण भर पता नहीं क्या सोचा। तूने अपने लड़के को कभी देखा है? मंगला आंखों पर आंचल ढक कर जोर से रो पड़ी। आखिर में वह अपने को संयत नहीं रख सकी। मंगला हर दम की दब्बू स्त्री है। अब तक का संचित समस्त दुख कष्ट शोक मानो आज अचानक फटकर बाहर आ जाना चाहता था। माँ जी चीख पड़ी, निकल अभागी, निकल यहाँ से, निकल जा, और हो सके तो गले में फंदा लगा ले। जा, चली जा मेरे सामने से। घोर अंधकार में डूबा हुआ वह मकान, मकान के पोर पोर में मानो मृत आत्माएं सजीव हो उठी हों उस रात। आधी रात के नाटक पर भी शायद वही यवनिका गिर चुकी थी। उसके पहले सिर्फ जरा सा एक क्षण का विराम था। मंगला लड़खड़ाती सी सीढ़ियों से उतरी। उसके बाद उसने एक बार अच्छी तरह इधर उधर देख लिया। उसे डर लगने लगा। सीढ़ियों के पास टंगे तोते ने अपने पिंजरे में जोर से पंख फड़फड़ाए। बिल्ली भी अपने को बचाने के लिए उसके पाँवों के पास से जोर से भागकर पता नहीं किधर भाग गई। और उसके बाद उस वक्त पूरी तरह उजाला नहीं हुआ था, बल्कि रात ही थी। जटाराम बाबू ने उस रात बहुत खाया था। मुर्गी के चाप बने थे। सिर्फ मुर्गी के चाप ही नहीं, टेम्पी की माँ बागान बाड़ी में आने से पहले चाट की दुकान में पकाने का काम किया करती थी। उसके हाथ की बनी केकड़ा की लहसुन प्याज की दी हुई सब्जी जिसने भी खाई है, वो अब उसके दुकान छोड़ देने पर अफसोस करता है। कहता, टेम्पी की माँ जैसा स्वादिष्ट खाना बनाती थी वैसा उसके बाद कभी नहीं खाया। उस वक्त टेम्पी की माँ की स्थिति बहुत बुरी थी। जटाराम बाबू की कृपा से ही अब यहाँ पहुँच टेम्पी की किस्मत पलटी है। बेलघरिया की बाग हवेली में वे लोग रहने लगे। टेम्पी की माँ की नाक में हीरे की लौंग चमकती है। टेम्पी जड़ाऊ गहने पहनती है। अब इन लोगों को बहुत सुख है। उसी रात, रात के अंतिम प्रहर में न जाने कौन चीख रहा था, बड़े बाबू, बड़े बाबू। उस वक्त नफल को भी होश नहीं था। बहुत रात तक गाना बजाना चल रहा था। बहुत दिनों बाद अच्छा खाना नसीब हुआ था उसे। पेट भर कर खाना खाया था उसने। मुर्गी के चाप तो बार बार मांग कर खाए थे। जटाराम बाबू उसके पास ही बैठे खा रहे थे। खाओ नफर, खूब डट कर खाओ,
आज खाने में शर्म मत करो। जी मैं लाज शर्म जानता ही नहीं, अगर शर्म करता तो मेरी ये दशा थोड़ी रहती। मास्टर, मुर्गी के चाप बहुत स्वादिष्ट बने हैं, बड़े बाबू ने कहा। बड़े बाबू, इसका बनाया खाना सचमुच बहुत स्वादिष्ट होता है, पहले होटल में पकाया करती थी। गुलमोहर अली और अब्दुल आदि ने भी पेट भर के खाया था। सिर्फ मुर्गी ही नहीं, टेम्पी की माँ ने कहा, आज खाना बहुत जतन से नहीं बना सकी, अदरक अधिक पिस गई थी। पुलाव बहुत स्वादिष्ट बना है माँ जी, नफर ने कहा। टेम्पी की माँ ही परोस रही थी। स्वादिष्ट कैसे बना होगा बेटा, असली घी तो अब मिलता ही नहीं। फिर मेरा बेटा आने वाला है सुनकर मक्खन तपाकर घी बनाया। जतराम बाबू ने बहुत ही संतुष्टि भरी डकार ली। खाना सचमुच बहुत स्वादिष्ट बना है बड़े बाबू, बड़े मालिक के साथ कितनी ही बार बेलघड़िया में पहले ही खा चुका हूँ। खाना समाप्त हुआ। खाना खाने से पहले गाना बजाना भी हुआ था। टेम्पी ठुमरी बहुत अच्छा गाती है। हमसे ना बोल राजा कहकर जब अदा से निहारती तो वाह मज़ा आ जाता था। वाह, वो अदा भी क्या अदा थी, उस अदा का तो लाख रुपए मोल है। बड़े बाबू ने कहा, अब तेरे स्वर में सोने से मंड दूंगा। नफर भी सुन रहा था। वाह, भाभी जी का गाना सुनकर ही पेट भर जाता है। गाना हो रहा था, उसी बीच मनसुख लाल ज्वेलर्स कंपनी का दलाल वहां आ गया था। अदा की कीमत मानो उसी वक्त वसूल हो गई थी। नेकलेस देखकर टेम्पी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी। उसके बाद जितनी रात अधिक होती गई उतना भी मज़ा भी अधिक आता गया। बड़े बाबू जितना अधिक मना करते थे, बस आखिरी है अब और नहीं, उतनी ही अधिक बोतलें खुलती जा रही थीं और खाली होती जा रही थी। नफर ने भी छुप छुप कर खूब चढ़ाई थी। अच्छी चीज़ थी ये, अगर पीने को मिल जाए तो किस्मत की बात है। खाते खाते जब सब कुछ समाप्त हो गया तो सभी सो गए। बड़े बाबू चित पड़े थे बिस्तर पर। टेम्पी की माँ जा आकर टेम्पी को बुलाकर ले गई। आ बेटी, भीतर चल, आराम से सो। टेम्पी और टेम्पी की माँ अलग कमरे में ही सोई थी। टेम्पी की माँ को भी खूब नशा चढ़ा था। अचानक बाहर शोर सुनते ही उसका नशा उतर गया। यष्टि चरण, जा देख तो रे, कौन पुकार रहा है। बाहर उस वक्त कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था और साथ ही चिल्ला रहा था, बड़े बाबू, बड़े बाबू। उस दिन बहुत सुबह उठ गए थे गुरुपुत्र। नल तले जा हाथ मुंह धोकर माला जप ध्यान आदि से निवृत्त हो लिए, क्योंकि उन्हें आज ही जल्दी जाना था। पैमंद को पुकार कर उन्होंने कहा, अरे जा, एक बार माँ जी को खबर दे दे कि मैं जा रहा हूँ। उस वक्त सारा घर स्तब्ध था। गुरुपुत्र ने अपना सामान समेट लिया। अचानक पैमंद दौड़ता हुआ आया। क्यों, क्या हुआ रे? भीतर से सहसा सिंधु मणि की जोरदार चीख सारे मकान में गूंज गई। क्या हुआ रे? सर्वनाश हो गया गुरुजी। ये सब बातें हमने बड़े होने के बाद सुनी थी। असली भेद बाद में पता लगा था, पर हम उस वक्त कुछ भी नहीं जानते थे। हम लोग उस वक्त छोटे थे। मोहल्ले के सारे लोग उस मकान के सामने इकट्ठे हो गए थे। लाल पगड़ीधारी कई सिपाही भी थे और एक दरोगा था। इस मोहल्ले के इस मकान में पहले कभी पुलिस आते नहीं देखा, फिर भी इस घर के विषय में हमारी उत्सुकता बराबर बनी ही रहती थी। क्या हुआ मिस्टर? राह चलते लोग पुलिस को देखकर वहीं रुक जाते और पूछते, क्या हुआ मिस्टर, यहाँ पुलिस क्यों आई है? सुना है इस मकान में किसी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। किसने की आत्महत्या? पता नहीं किसने की, बड़े लोगों के घर का मामला है, भला जान भी कौन सकता है। धीरे धीरे भीड़ अधिक होती गई। धूप भी तेज़ होती जा रही थी। अगल बगल के घरों में रहने वाले बाबू लोगों का ऑफिस जाने का वक्त था। कुछ तो ऑफिस चले भी गए। अचानक गुलमोहर अली गाड़ी हाँकता हुआ आया। हटो हटो यहाँ से, कह पुलिस ने लोगों को हटा गाड़ी आने का रास्ता बनाया। बड़े बाबू की गाड़ी आई है। भीतर बड़े बाबू एवं जत्तारण बाबू बैठे हैं। नफर गाड़ी की छत पर सामने की ओर बैठा है। गाड़ी रुकते ही नफर जल्दी से उतर पड़ा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बोला, आइए साहब, उतर आइए। बड़े बाबू के गाड़ी से उतरते ही दरोगा बाबू बड़े बाबू के साथ मकान के भीतर चले गए। बाहर खड़े सभी लोगों का कौतूहल और बढ़ गया। हम लोग और करीब खिसक गए। आज इतने दिनों बाद मैंने संकीर्तन का जो गायन किया है ना, उसका भी एक कारण है। इस बार दुर्गा पूजा के दिनों मैं काशी गया था।
मैं दशाश्व में एक घाट पर बैठा था। अचानक नफर दिखाई दिया, वही मैली बनियान और फटी धोती पहने। मैंने ही उसे आवाज़ दी, नफर। नफर ने मेरी आवाज़ सुनते ही मेरी ओर देखा और मेरी तरफ बढ़ाया। भैया आप यहाँ? पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ कब आए? आपने शायद मकान बदल लिया है, क्योंकि अब आप उस मोहल्ले में दिखाई नहीं देते, नफर बोला। अरे मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम यहाँ किसके साथ आए हो? मैं जत्तारण बाबू के साथ। शायद आपने तो सुना होगा कि बड़े बाबू का देहांत हो गया। सुनकर मैं चकित रह गया। नहीं, मैंने ये बात आज तुम्हारे मुंह से ही सुनी है। कब हुआ देहांत? नफर बहुत सी बातें बता गया। अपने अंतिम दिनों में बड़े बाबू की तबीयत अधिक खराब रहने लगी थी, कुछ भी नहीं खाते थे। कुछ देर बाद नफर ने कहा, बड़े बाबू के मकान, चल अचल, सारी संपत्ति जत्तारण बाबू ने खरीद ली, पता है आपको? मैंने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या उन्हीं अटर्नी जत्तारण बाबू ने? आखिर ये सारा कुछ जत्तारण बाबू ही हजम कर जाएंगे, इसका अनुमान मैंने पहले ही लगा लिया था। फिर भी ये खबर सुनकर मुझे दुख सा हुआ। माँ जी ने अपनी बलि देकर संसार सिंह के कुल की मर्यादा को अमर बनाए रखना चाहा था, साथ ही सुवर्ण नारायण के भविष्य को भी निरापद करना चाहा था। पर पता नहीं किस तरफ से, किन रंध्रों से शनि वहाँ प्रवेश पा जाएगा। ये बात काश वह जान पाती। मुझे याद है पुलिस ने सिंधुमणि से पूछताछ की थी। तुमसे माँ जी की अंतिम भेंट कितने बजे हुई रात को? हुजूर, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं मंगला को बुलाकर सोने चली जाऊं। मैं उसे बुलाकर सोने चली गई थी। उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं। सुबह उठकर देखा तो ये कांड हो गया। बहू जी भी रात भर गहरी नींद में सोई हुई थी। वो भी रात को कुछ नहीं जान पाई। बड़े बाबू ने बेलघरिया जाने के बाद माँ जी को नहीं देखा था। पुलिस एक एक कर सभी से पूछताछ कर रही थी। मंगला से भी पूछा था, तुम कितने दिनों से इस घर में काम कर रही हो? मुझे याद नहीं कितने वर्षों से कर रही हूँ, पर मैं बहुत छोटी उम्र से ही इस घर में काम कर रही हूँ। रात को आखिरी मुलाकात के वक्त माँ जी ने तुमसे क्या कहा था? क्षण भर को पता नहीं मंगला ने क्या सोचा, बोली, मुझ पर नाराज़ हुई थी वो। क्यों? तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया था इसलिए? नहीं, उन्होंने कहा था कि मैंने उनका बहुत बड़ा नुकसान किया है। कैसा नुकसान? मुझे नहीं मालूम। दुनिया में अपना कहने को तुम्हारा और कौन है? जी एक लड़का है। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। इसके बाद पुलिस ने बड़े बाबू और जत्तारण बाबू सभी के बयान लिए थे। अंत में नफर को भी बुलवाया गया। पुलिस ने उससे कहा था, दुनिया में अपना कहने को कोई है तुम्हारा? जी नहीं हुजूर। तुम्हारे माता पिता? नहीं हुजूर, मैंने किसी को भी नहीं देखा। वे लोग कहाँ हैं मैं तो ये भी नहीं जानता। इस घर में तुम क्या काम करते हो? हुजूर मुसाहिबी करता हूँ। मैं बड़े बाबू का मुसाहिब हूँ। हुजूर जब भी याद कर फरमाते हैं मैं उनके साथ जाता हूँ। कहाँ जाते हो? जी बेलघरिया जाते हैं हम लोग। नफल के बाद गुरुपुत्र को भी बुलवाया गया। आखिर उनका उस दिन लौटना नहीं हुआ। पुलिस ने उनसे पूछा, आप जब माँ जी से अंतिम भेंट करके कमरे से बाहर आए तो उस वक्त कितनी रात बाकी थी? रात का दूसरा प्रहर था शायद। उन्होंने आपसे क्या क्या बात की थी? बहुत सी बातें की थी। क्या उनका मन बहुत खराब था? वो बहुत दुखी थी? हाँ। आप इतने दिनों बाद अचानक पिछली रात को यहाँ कैसे आए? मेरे पिताजी का मृत्यु संवाद देने। मेरे पिताजी उनके गुरु थे। गुरुदेव पर उनकी बहुत श्रद्धा थी। खबर सुनकर क्या वो बहुत दुखित दिखाई दे रही थी? हाँ, बहुत अधिक। वो ज़मीन पर लोट पोट हो रोने लगी। उसके बाद बहुत रोती थी वो, और बहुत रात होती देखकर मैं वहाँ से चला आया। उसके बाद खाना वाना खाकर मैं अपने बिस्तर में सो गया। मुझे तुरंत नींद आ गई थी। अतः रात को क्या हुआ ये मैं उस वक्त नहीं जान सका। सुबह ही इस घटना के बारे में सुना मैंने। पुलिस ने और भी बहुत से प्रश्न पूछे थे। सहसा नफर उठकर खड़ा हुआ, बोला, चलूँ भैया, इधर जत्ताणा बाबू के लिए रबड़ी खरीदने आया था। नींद से जागते ही अगर उन्हें तुरंत रबड़ी खाने को ना मिले तो धुंधार गाली बकने लगते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आई। मैंने कहा, पर तुम्हारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया नफर। तुम बिल्कुल पहले की तरह ही रह गए हो। मेरा क्या भैया,
कहकर मेरे साथ नफर भी हंसने लगा। भैया, मैं कोई उन लोगों की तरह किसी बड़े आदमी का बेटा तो हूँ नहीं। इतना कहकर नफर चला गया। अचानक मुझे ध्यान आया, मंगला के विषय में तो कुछ पूछा ही नहीं। तो क्या मंगला जगतारण बाबू के घर की रसोईयन है? कौन जाने। पर मेरे कानों में नफर के शब्द गूंजने लगे। मैं कोई उन लोगों की तरह किसी बड़े आदमी का बेटा तो हूँ नहीं। मैं कोई उन लोगों की तरह किसी बड़े आदमी का बेटा तो हूँ नहीं।